ओके सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो एंड द टास्क इज वेरी वेरी सिंपल। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं आपके साथ आईआर के पिछले 5 सालों के मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करना चाह रहा हूं। जीएस 2 का कंपोनेंट है आईआर, पॉलिटी गवर्नेंस और आईआर होता है जीएस 2 में, और 4 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो 2020 से लेकर 2025 के बीच में अराउंड अबाउट 24 क्वेश्चंस है। 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। 4 into 6 इज 24 क्वेश्चंस। ये 24 आईआर के क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, और ये रेलेवेंट है बिकॉज ये करंट अफेयर से ओरिएंटेड है। अब आईआर में जो 2013 में करंट अफेयर से रेलेवेंट क्वेश्चन आए, या 2015 में या 2018 में, वो अब रेलेवेंट नहीं होंगे। सो अगर आप 2026 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 27 की तैयारी कर रहे हैं या ऑनवर्ड्स, ये वीडियो आपके पास हमेशा रहने वाला है, ताकि पिछले 5 सालों में, और आप जानते हैं कि 2020 से जियोपॉलिटिक्स में कितनी वोलेटिलिटी देखी है। कोविड आया, यूक्रेन वॉर आया, इजराइल वॉर आया, अभी ईरान अमेरिका वॉर चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन आया, बहुत कुछ हुआ। तो ये मैं बहुत सेफली कह सकता हूं कि ये वीडियो अगर आप 2028, 29 या 30 में भी देखेंगे तो भी आपको रेलेवेंट रहेगा। 2020 से पहले वाले जो करंट अफेयर्स हैं वो मेरे को रेलेवेंट नहीं लग रहे हैं अभी डिस्कस करने के लिए, वो अब इतिहास हो चुके हैं। लेकिन 2020 ऑनवर्ड जो मेंस के क्वेश्चंस रहे हैं आईआर के, वो मैं जरूर इस वीडियो के माध्यम डिस्कस करना चाहता हूं। ऑलराइट, ये आपके पास वीडियो है, आपके पास आपके रिकॉर्ड में रहेगा। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अपस्केल विद कुबेर सर, ये एक साथ ही लिखा हुआ है, अपस्केल विद कुबेर सर। इसका लिंक मैं डलवा दूंगा वीडियो के नीचे, और कमेंट सेक्शन पे भी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। 2020 से शुरू करते हैं। कोविड आया था, तो यहां पे क्वेश्चन आया कि एग्जामिन द रोल ऑफ डब्ल्यूएचओ इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। 150 वर्ड्स में आंसर करना है। तो यहां पे पहले हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी को ब्रीफली डिफाइन करेंगे, मेंशन करेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे की एपेक्स ग्लोबल हेल्थ एजेंसी है यूएन के अंदर, और दिस इज वन एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज टू द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। इसको हम कंटेक्चुअलाइज करेंगे कोविड 19 के साथ, जो कि एक अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल पैंडेमिक आया था, जिसमें डब्ल्यूएचओ की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी टेस्ट हुई, और साथ के साथ हर एक देश का अपना अपना हेल्थ केयर सेक्टर की कैपेसिटी भी टेस्ट हुई। तो डब्ल्यूएचओ का रोल क्या रहता है? देखो, अर्ली वार्निंग एंड सर्विलेंस। तो डब्ल्यूएचओ ने कोविड 19 को एज PHEIC डिक्लेयर किया था, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इमिनेंट कंसर्न। ये जनवरी 2020 की बात है। क्या सिचुएशन थी, रिपोर्ट्स कौन से थे, केसेस कौन से आए थे, सब चीजें वो रिपोर्ट करी, क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। साइंटिफिक एंड टेक्निकल गाइडेंस के बारे में मेंशन किया था। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स डेवलप करे थे टेस्टिंग को लेके, क्वारंटीन को लेके, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट, एंड इवन सॉलिडारिटी ट्रायल्स को भी प्रमोट किया था, ताकि अर्ली इंटरवेंशन के जरिए वैक्सीन निकाल सके, जिसके चलते लोगों को शील्ड मिल सके, लोगों का इलाज हो सके। कोऑर्डिनेशन एंड मल्टीलेटरलिज्म। तो डब्ल्यूएचओ ने कोविड 19 सॉलिडारिटी रिस्पॉन्स फंड को लीड किया था, कोऑर्डिनेट किया था ग्लोबल सप्लाई फॉर दीज प्रोटेक्शन किट्स, पीपीई किट्स, डायग्नोस्टिक किट्स बाय द कोवैक्स। कोवैक्स में गावी, सीईपीआई, यूनिसेफ, ये सब एजेंसीज थी। कैपेसिटी बिल्डिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इसमें इन कंट्रीज में डब्ल्यूएचओ ने कैपेसिटी बिल्डिंग में भी मदद किया था, जहां पे लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना हो, टेक्निकल सपोर्ट की बात हो, ये सब चीजें डब्ल्यूएचओ ने प्रोवाइड किया। क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस। तो पहली बात आती है डिलेड रिस्पॉन्स एलिगेशन। नाउ डब्ल्यूएचओ को अक्यूज किया गया था कि वो बहुत स्लो था इन डिक्लेयरिंग द पैंडेमिक, और बहुत ओवर रिलायंट था चाइना के इनिशियल डेटा के ऊपर। वो ज्यादा ड्यू डिलिजेंस डब्ल्यूएचओ ने नहीं दिखाया। ये क्रिटिसिज्म दुनिया भर में डब्ल्यूएचओ को मिला, और इनफैक्ट तब जो डोनाल्ड ट्रंप, तब जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे पहली बारी, तब उन्होंने भी डब्ल्यूएचओ को काफी क्रिटिसाइज किया था। लिमिटेड एनफोर्समेंट पावर। डब्ल्यूएचओ के पास एडवाइजरी और रिकमेंडरी पावर्स हैं, नॉट बाइंडिंग मैंडेट्स। Dependency on the voluntary contributions. Over 80% of the WHO's funding is voluntary, which leads to the influence of the donor countries and also some bias. Then structural limitations. यहां पे WHO के पास वो पावर नहीं है कि वो penalize कर सके नॉन कंप्लायंस को, and therefore WHO भी स्ट्रगल कर रहा था कि वो इंश्योर कर सके कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो, और इवन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको भी वैक्सीन का फायदा मिल सके। तो यहां पे ये क्रिटिसिज्म और चैलेंज में बात आ जाती है। नाउ अब वे फॉरवर्ड में यहां पे बात करेगी है ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी की, जो अब ऑलरेडी बना दी जा चुकी है 2025 में, 2026 में इनफैक्ट उसका जो ट्रीटी को रैटिफिकेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। तो दैट इज समथिंग जो कि अभी प्रेजेंट करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी नहीं आया ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी से। शायद हो सकता है कि 2026 के मेंस में आ जाए। ऑलराइट, तो वे फॉरवर्ड में इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करना,
ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस को और बढ़ाना फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इंश्योर करना सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। तो ये कुछ चीजें हैं वे फॉरवर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडियन डायस्पोरा ने एक डिसाइसिव रोल प्ले करा है इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन कंट्रीज, कमेंट विद एग्जांपल्स। एक क्वेश्चन ना डायस्पोरा से रिलेटेड हमेशा आता है। तो जब हम डायस्पोरा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सॉफ्ट पावर की हम बात करते हैं सॉफ्ट पावर की। परसुएशन इज सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर होता है आपका मिलिट्री, सॉफ्ट पावर इज योर परसुएशन एबिलिटी। और डायस्पोरा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डायस्पोरा एक तरह से एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे रोल प्ले करता है। जब भी किसी कंट्री में हमारा डायस्पोरा प्रेजेंट है, चाहे वो गल्फ रीजन है, वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वो यूके है, वो यूएसए है, तो इन कंट्रीज में हमारा डायस्पोरा जो है दैट प्लेज अ रोल ऑफ अ फोर्स मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा को डिफाइन करो एज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन सेटल्ड अब्रॉड। मेंशन करो उनका जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, व्हाट इज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्पेसिफिकली डेवलप्ड डेमोक्रेसी की बात हो रही है बिकॉज यहाँ पे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की बात है, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। देन हाईलाइट देयर डुअल रोल, यानी कि कंट्रीब्यूटिंग टू द होस्ट कंट्रीज व्हिल आल्सो एक्टिंग एज कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस एंड कैटलिस्ट फॉर इंडिया। तो अब यहाँ पे एक बॉडी ऑफ द आंसर में द रोल ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, यूज द निमोनिक पाइस, PIES। पी यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि ऋषि सुनाक हो, कमला हैरिस हो, लियो वरदकर हो, यानी कि ऐसे लोग जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे वो इंडिया में पैदा ना भी हुए हो, दे हैव रिजन टू दोस पोजीशंस, ऑलराइट। एडवोकेसी एंड लॉबिंग, इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी, फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस का सिविल न्यूक्लियर डील था, या एंटी इंडिया नैरेटिव्स को काउंटर करना फॉरेन पार्लियामेंट्स में, या ऑपरेशन सिंदूर में क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इंडिया के, इंडियन आर्मी के, उस बात को भी हमारे डायस्पोरा ने कन्वे किया इन सब कंट्रीज में। देन इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल कैपिटल, थिंक बैंक्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, मीडिया होते हैं जो कि पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं, फॉर एग्जांपल फरीद जकारिया या प्रोफेसर्स इन आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस। यहां से हमारा सॉफ्ट पावर प्रमोट होता है कल्चरल फेस्टिवल्स के जरिए, योगा के जरिए, क्यूजीन्स के जरिए, बॉलीवुड के जरिए। इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, हाई इनकम प्रोफेशनल, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की फील्ड में जो है सीईओज हैं, सुंदर पिचाई हैं गूगल के, सत्य नाडेला है माइक्रोसॉफ्ट के, तो बड़े बड़े कंपनीज के जो सीईओज हैं उनका ताल्लुकात इंडिया से है। दीज आर पीपल हु हैव कम फ्रॉम इंडिया, दे हैव स्टडीड इन इंडिया। देन बूस्टिंग ट्रेड टाइज एंड इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स है, रेमिटेंसेस हैं, बायलैटरल ट्रेड लिंकेजेस हैं। सो वी आर आल्सो सीइंग वन थिंग दैट अमेरिका में, यूरोप में इंक्रीजिंगली दे आर इंडियन कंपनीज, इंडियन स्टार्टअप्स जो कि लोगों को, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, ऑलराइट। डायस्पोरा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स प्रमोटिंग इंडिया, यूरोप एंड यूएस बिजनेस टाइज एक्सेट्रा। एंड देन स्ट्रेटेजिक लेवरेज, दिस इज एक्टिंग एज इनफॉर्मल डिप्लोमैट्स की बात होती है। बिल्डिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर इंडिया स्टैंड्स ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, हमारे क्या क्या ओपिनियंस हैं, हमारे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है न्यूक्लियर की, या हमारी नीड ऑफ हैविंग न्यूक्लियर डेटरेंस, या हमारा सिविल न्यूक्लियर डील की बात हो, सैंक्शंस लगाने की बात हो, रशिया पे सैंक्शन लगे हैं, ईरान पे सैंक्शन लगे हैं, लेकिन हाउ इज दैट डेट्रीमेंटल फॉर अस, कोविड एड की बात हो, तो यानी कि ये सब चीजें इंडिया की इमेज को और सुधारती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं एज अ डेमोक्रेटिक एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। तो चैलेंजेस में डायस्पोरा विल फेस डुअल लॉयल्टी परसेप्शन, कि आप किसके तरफ लॉयल हो, ये चैलेंज उनका हमेशा रहेगा। दैट यू आर नाउ गेटिंग अ सिटीजनशिप ऑफ सम यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में, और लेकिन फिर भी आप अपनी लॉयल्टी इंडिया के साथ दिखाओ ना दिखाओ, ऑब्वियसली वो लॉयल्टी अपने देश के साथ तो रहती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी जन्मभूमि कोई और है, लेकिन आपकी कर्म भूमि कोई और है। राइज ऑफ रेसिज्म, इमिग्रेशन इश्यूज, अब H1B के रिस्ट्रिक्शंस, अभी चलो इस बात को फेडरल कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे लगा सकते हैं $1 लाख की फीस, उस बात को चैलेंज भी किया गया था। एंड देन इंटरनल डिविजन्स अक्रॉस रिलीजियस लाइंस, कम्युनल लाइंस, एंड ऑब्वियसली ये एक कोहेरेंट लॉबिंग को भी बहुत डाइल्यूट करते हैं। देन अगला सवाल था 2020 का, क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स, डिस्कस। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्वाड कभी भी मिलिट्री अलायंस था ही नहीं। अब इसको आंसर कैसे करेंगे, पहले तो क्वाड को डिफाइन करेंगे कि एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जिसका ओरिजिनली मकसद क्या था, मैरिटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना इंडो पैसिफिक में। और जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक भी आता है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक यानी कि पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज वाला पार्ट भी आता है। देन मेंशन करेंगे कि इसकी एवोल्यूशन कैसी हुई है। एक लूजली अलाइंड सिक्योरिटी ग्रुपिंग था, आज एक मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप है जिसपे फोकस इकोनॉमिक्स पे, वैक्सीन पे, टेक्नोलॉजी पे, ट्रेड कोऑपरेशन पे, इन सभी पे एम्फसाइज किया जाता है। सिक्योरिटी रूट्स स्टिल रिमेन, इनिशियल फोकस मैरिटाइम सिक्योरिटी पे था, नेवल एक्सरसाइजेस पे था, फॉर एग्जांपल मालाबार एक्सरसाइज की बात करें। शेयर्ड कंसर्न्स ओवर चाइनाज असर्टिवनेस इन द इंडो पैसिफिक, लेकिन येट क्वाड इज लैकिंग अ फॉर्मल मिलिट्री ट्रीटी ऑब्लिगेशंस अनलाइक नेटो। देन इकोनॉमिक, ये एक सिक्योर निमोनिक है, सिक्योर निमोनिक, एस यानी कि सिक्योरिटी रूट्स, ई यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि यहाँ पे सप्लाई चेन रेजिलियंस के ऊपर एम्फेसिस है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं।
देन इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि क्वाड सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है, 2020 में बना था। फोकस करा गया है कि कैसे चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम की जा सकती है। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिकली चाइना पे डिपेंडेंट है, ऑफ कोर्स मिलिटरीली दे हैव बीन डिपेंडेंट अपॉन अमेरिका फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। नाउ अब यहां पे इकोनॉमिक टाइज कैसे चाइना से कम किए जा सकते हैं इंडो पैसिफिक कंट्रीज के, उसके ऊपर एम्फसाइज किया गया है। कनेक्टिविटी एंड इंफ्रा, सी इज फॉर कनेक्टिविटी इंफ्रा, तो डिजिटल कनेक्टिविटी, 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज, क्वालिटी इंफ्रा कैसे फाइनेंस कर सकते हैं टू काउंटर द माइट ऑफ द बीआरआई, जो कि कहने को ही है माइट द टू काउंटर द माइट ऑफ बीआरआई, इट इज नॉट वेरी इजी टू काउंटर द बीआरआई इनिशिएटिव एज ऑफ नाउ। देन यूनिफाइड टेक एंड ट्रेड फोकस, क्वाड वर्किंग ग्रुप है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर, क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर, कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन के ऊपर। सो प्रमोटिंग एन ओपन इंक्लूसिव एंड लाइक सेफ रूल्स बेस्ड आर्किटेक्चर, इस ये अगेन यूनिफाइड टेक एंड ट्रेड फोकस में ये डायमेंशन आ जाता है। रीजनल आउटरीच की बात हो तो कैपेसिटी बिल्डिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक आइलैंड्स एंड अफ्रीका, ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, डिजास्टर रिलीफ को, डिजिटल पब्लिक गुड्स को। देन ई में इवॉल्विंग आइडेंटिटी की बात आती है। क्वाड इवॉल्व कर रहा है इनटू अ जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म व्हिच इज मच मोर देन अ जियो स्ट्रेटेजिक ब्लॉक। तो इसमें कोई बाइंडिंग डिफेंस कमिटमेंट नहीं है, जो कि इंडिकेट करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हर एक मेंबर कंट्री की विद इकोनॉमिक कोऑपरेशन एट द कोर। सो दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी डायलॉग, दिस इज नॉट अ डिफेंस अलायंस एट ऑल, दिस इज नॉट लाइक नेटो। क्रिटिकल एनालिसिस में बात आती है कि अभी भी ये जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है, विच सो इसको हम प्योरली ट्रेड ब्लॉक तो नहीं कह सकते हैं। मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, दैट इज बिकम अ क्वाड नेवल एक्सरसाइज, जो चारों देशों की नेवीज के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें कोई फॉर्मल ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, कोई कॉमन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। इट इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, बट इट इज नॉट अ फॉर्मल ट्रेड ब्लॉक एज येस्ट, बट ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जहां पे इकोनॉमिक फोकस और ग्रो हो रहा है। अब क्वाड जो है, दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस बट रादर बियॉन्ड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन को ट्रेड, टेक और डेवलपमेंट गोल्स के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो बदलते समय में जो डिमांड है आज के टाइम के, आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में, मल्टी अलाइन वर्ल्ड में, तो उस बदलते डिमांड के साथ और बदलते समय की रियलिटीज के साथ बहुत वेल इंटीग्रेटेड है ये जो अलायंस है क्वाड का। देन what is the significance of India-US defense deals over India-Russia defense deals? Discuss with reference to stability in the Indo-Pacific region. अब इंडिया के बहुत लंबे अरसे से डिफेंस टाइज हैं रशिया के साथ, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इंडिया का टिल्ट टुवर्ड्स यूएसए भी हो रहा है। अब ये क्वेश्चन तब आया था जब यूक्रेन वॉर नहीं शुरू हुआ था, 2020 में क्वेश्चन आया था। अब ये जो शिफ्ट है ये अपने आप देखने को मिल रहा है बाय चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स एंड इंडियाज ग्रोइंग रोल इन द इंडो पैसिफिक, जहां पे स्टेबिलिटी और रूल्स बेस्ड ऑर्डर आर दी की। स्ट्राइड फ्रेमवर्क, एस यानी कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। इंडिया अमेरिका डिफेंस डील्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं इंडिया के रोल को इन क्वाड एंड द ब्रॉडर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। फोकस है ऑन द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, काउंटरिंग चाइनाज असर्टिवनेस एंड आल्सो इंश्योरिंग अ रूल्स बेस्ड मैरिटाइम ऑर्डर। देन टी से टेक ट्रांसफर की बात आती है। अमेरिका ऑफर करता है एडवांस टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल प्रेडेटर ड्रोन्स, C-130Js, अपाचे हेलीकॉप्टर्स। फाउंडेशनल अग्रीमेंट जैसे कि कॉमकासा है, बेका है, लेमोआ है, ये एनहांस करता है रियल टाइम डेटा शेयरिंग एंड जॉइंट ऑपरेशंस को। देन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन रशिया, डाइवर्सिफाइंग डिफेंस इंपोर्ट्स, ये मदद करते हैं इंडिया को कि वो कैसे ओवर रिलायंस रशिया पे कम कर सकते हैं, जैसे कि हम फ्रांस से भी मंगवाते हैं, इजराइल से भी मंगवाते हैं, अमेरिका से भी मंगवाते हैं। एंड दिस इज एट अ टाइम जब रशिया पिछले कुछ 4-5 सालों में चाइना के काफी क्लोज जा रहा है। एंड देन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन रशिया में ऑल्सो, अगर हम रशिया से कम सामान लेते हैं, नॉट बिल्कुल जीरो नहीं बट कम सामान लेते हैं, तो जो रिस्क है सैंक्शंस की, फॉर एग्जांपल कैट्सा का कानून है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब ये कानून था, है ना, इस कानून पे इंडिया को वेवर मिला था। अब यानी कि इस तरह के जो मतलब खतरे मंडराते हैं जब कैट्सा कानून इंपोज किया जाता है कि अगर आप अमेरिका के किसी दुश्मन के साथ व्यापार कर रहे हो तो आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाएगा। तो ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशंस में इंडिया एक रिस्क अवर्स हो जाता है अगर इंडिया ने अपना जो डिफेंस का ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई किया हुआ है। देन आती है बात इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की। तो देखो, हम तो यही चाहेंगे कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा हम डिफेंस का सामान बना सके। हम इंपोर्ट करते आते हैं, लेकिन अभी हमने लाखों करोड़ों का टारगेट सेट किया, जो कि हमने अचीव भी करा है कि हमने इतना लाखों करोड़ों का डिफेंस प्रोडक्शन करना है, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं। 35,000 से 40,000 करोड़ के हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। सो देयरफॉर हम मेक इन इंडिया को भी बूस्ट देना चाह रहे हैं, जहां पे हम विदेशी ताकतों के साथ मिलकर यहाँ पे को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और जॉइंट डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी की। देन डिप्लोमेटिक लेवरेज, अमेरिका की डिफेंस पार्टनरशिप एनहांस करता है इंडिया के स्ट्रेटेजिक वेट को ग्लोबली। दिस एक्ट्स एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज अग्रेशन इन साउथ चाइना सी एंड द LAC।
देन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी सिनर्जी की बात करें, इंडिया अमेरिका टाइज दे आर नॉट जस्ट मिलिट्री बट ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लार्जर स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, जिसमें इकोनॉमी, साइबर स्पेस, इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन सब आ जाते हैं, जो कि बहुत क्रूशियल है इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए। रशिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जहां पे इंपॉर्टेंट लेगेसी प्लेटफॉर्म्स पड़े हैं, ब्रह्मोस है, S-400 है, सबमरीन्स हैं, ये सब हमने लिए हैं रशिया से। लेकिन लिमिटेड टेक ट्रांसफर की बात आती है, और जहां तक अगर हम कंपैरिजन विद इंडिया रशिया डिफेंस डील्स की बात करें, लिमिटेड टेक ट्रांसफर की बात आती है, लेस सिनर्जी विद इन द इंडो पैसिफिक की बात आती है, और जो रशिया और चाइना की जो ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी है, दैट इज अ कंसर्न फॉर अस। तो इसीलिए हमने ये सोच के भी कदम उठाया था अमेरिका के साथ क्वाड में कि एटलीस्ट जहां पे इंडो पैसिफिक डोमेन की बात आती है तो वहां पे हमको अमेरिका से मदद मिल सकती है मिलिटरीली और इवन टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि रशिया का कोई डोमेन नहीं है, रशिया का कोई मतलब नहीं बनता इंडो पैसिफिक में इंटरफेयर करने का, बिकॉज रशिया वैसे भी चाइना को अपने गुड टर्म्स में रखना चाहेगा। तो रशिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें तो उसमें भलाई इंडिया की अमेरिका के साथ ही है। जितना इंडिया अमेरिका के साथ और इंटीग्रेट करेगा, टेक्नोलॉजिकली कोलैबोरेट करेगा, उतना ही बढ़िया है। तो ये तो थे बेटा 2020 के क्वेश्चंस, बढ़ते हैं 2021 के टूवर्ड्स। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, अगर पिछले कुछ डेकेड्स एशिया के ग्रोथ स्टोरी के थे, तो आने वाले जो डेकेड्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ अफ्रीका। और इस संबंध में एग्जामिन करें इंडिया के इन्फ्लुएंस को अफ्रीका में पिछले कुछ सालों में। नाउ इंडिया अफ्रीका थीम है ये वाला। अब इसमें एक अफ्रीका फ्रेमवर्क है। अफ्रीका फ्रेमवर्क में पहले हम याद रखें एस्पिरेशनल डिप्लोमेसी। भारत अफ्रीका को देखता है एज अ ट्रस्टेड एंड क्रेडिबल पार्टनर इन द साउथ साउथ डेवलपमेंट। हम इंडिया को कहते हैं कि विश्व गुरु की बात करते हैं, हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। तो ग्लोबल साउथ में जो अफ्रीका है, अफ्रीकन यूनियन है, ये समुदाय जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समुदाय है, ब्लॉक है भारत के लिए। भारत की जो प्रसिद्धि है, भारत की जो डिप्लोमेसी की प्रसिद्धि है, वो बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि भारत कैसे अफ्रीकन कंट्रीज के कंसर्न्स को आगे लेके बढ़ सकता है। अब इस संबंध में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है, ये अब 10 साल के बाद, 10-11 साल के बाद अब इस साल होने जा रहा है, बहुत लंबे अरसे से नहीं हुआ था। एंड देन वॉइस फॉर द रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे अफ्रीकन कंट्रीज भी कहती हैं कि भारत को मिले परमानेंट सीट यूएनएससी में, लेकिन भारत भी कहता है कि यूएनएससी में एक भी अफ्रीकन देश नहीं है। क्यों नहीं है? देन एफ यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात आती है, तो एलओसीज वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने 40 से ज्यादा अफ्रीकन देशों को दिया है। हमारा एक प्रोग्राम है ITEC, टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज को बहुत एम्फेसिस दिया जाता है। हम अफ्रीका में पावर प्लांट्स हैं, वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवेज हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम बढ़ चढ़ के बना रहे हैं। रिसोर्स डिप्लोमेसी, अफ्रीका बहुत रिच है, ऑयल में, गैस में, यूरेनियम में, रेयर अर्थ मिनरल्स में। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, ऑयल नाइजीरिया से लेते हैं, अंगोला से लेते हैं, यूरेनियम हम नामीबिया से लेते हैं। इंडिया के इंटरेस्ट फूड और फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट्स में है, बिकॉज अफ्रीका में बहुत सारा अवेलेबल लैंड है जहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा। यहाँ पे इंडिया में प्रेशर है अर्बनाइजेशन का, यहाँ पे लैंड की स्कार्सिटी बढ़ रही है इंडिया में, लेकिन अफ्रीका में लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड आर अवेलेबल जो कि एरेबल है, वहां पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की बात हो तो इंडिया इज अमंग द टॉप 5 इन्वेस्टर्स इन अफ्रीका। बायलैटरल ट्रेड हैज क्रॉस्ड $90 बिलियन, टारगेट $150 बिलियन का है। फोकस किस पे है? फार्मास्यूटिकल्स पे, आईटी पे, टेलीकॉम पे, इंफ्रा पे। देन कनेक्टिविटी एंड कल्चर की बात हो तो कल्चरल डिप्लोमेसी वाया डायस्पोरा, दैट इज नंबर 1। स्कॉलरशिप्स, योगा, आईसीसीआर प्रोग्राम्स, बॉलीवुड पॉपुलैरिटी, ये आती है बात। देन मैरिटाइम टाइज अंडर द सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, जिसको अब हम महासागर नाम भी दे चुके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन एंटी चाइना। देखो अब यहां पे जो हमारा नैरेटिव है डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव इज नॉट कि हमको कुछ वहां पे एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि हमारे लिए अफ्रीका कोई क्लाइंट नहीं है। हम अफ्रीका के लिए कोई बस, अफ्रीका इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर अस जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। अफ्रीका इज नॉट लाइक दैट सोने की मुर्गी, जिसमें जो मुर्गी जो अंडा दे रही है वो भी सोने का अंडा दे रही है। सो फॉर अस इट इज एन इन्वेस्टमेंट जो कि हम पीपल लेड और म्यूचुअल डेवलपमेंट के ऊपर एम्फसाइज करते हैं, अनलाइक चाइना जो कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी फॉलो करता है और सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव को केटर करने की कोशिश करता है। देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट कमिंग from the Chinese investments in Africa. Only the Chinese people are getting more and more employed. There is no other employment or no other activity happening. Only China के interest ही advance हो रहे हैं African countries में. And the fact of the matter is, countries like Kenya, Tanzania, Ghana, they are riddled. Their GDP is riddled into debt because of China, because of the debt trap game which China plays. India यहाँ पे different है. India ऐसा नहीं करता है.
अगर हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन की बात करें, जो कि अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट पड़ जाता है, सोमालिया वाली जो बेल्ट है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली बेल्ट है, वहां पे हमने बहुत सक्सेसफुली कई सारे देशों के साथ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस भी चलाए हैं। देन ऑल्सो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत स्ट्रांग है। एक एफ इंडेक्स करके एक्सरसाइज है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमारी एक्सरसाइज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका इज फेसिंग एन एक्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग दैन द फॉर्मर सोवियत यूनियन, एक्सप्लेन। तो यहां पे एक चाइना फ्रेमवर्क आ जाता है। सी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव पावर। देखो, अनलाइक द यूएसएसआर, यूएसएसआर तो मिलिट्री फोकस था, लेकिन चाइना एक मल्टी डायमेंशनल चैलेंज पोज करता है। देखो, यहां पे इकोनॉमिक चैलेंज भी है, टेक्निकल चैलेंज भी है, मिलिट्री चैलेंज भी है, डिप्लोमेटिक चैलेंज भी है। इतने सारे मल्टीपल चैलेंजेस यूएसएसआर पोर्ट्रे नहीं करता था। यूएसएसआर का चैलेंज मिलिटरीली था, दैट्स इट। चाइना आज के टाइम पे जितना डीपली एम्बेडेड है ग्लोबल ट्रेड में या सप्लाई चेन्स में, इतना कभी भी यूएसएसआर नहीं था इतिहास में। देन हाई टेक राइवलरी, कहां था तब हाई टेक राइवलरी? तब तो इतना, चलो तब उस टाइम पे स्पेस मिशंस, मून मिशंस, अपोलो मिशंस ये सब थे कोल्ड वॉर के टाइम पे। लेकिन जितना चाइना टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ चुका है, उतना यूएसएसआर अमेरिका से टेक्नोलॉजिकली आगे नहीं बढ़ा था। और एक और बात बोलूं तो इतना यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस ग्लोबली इन द डोमेन ऑफ ट्रेड नहीं था जितना चाइना का है। अब इस बात को भूल जाओ कि चाइना का इन्फ्लुएंस अमेरिका के ऊपर कितना है, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस कमर्शियली एंड ट्रेड के डोमेन में पूरी दुनिया पे बहुत ज्यादा है। एग्जांपल हुआवे वर्सेस यूएस बैंक्स की बात करें, टिकटॉक डेटा वॉर हो, चिप मैन्युफैक्चरिंग रेस हो, तो यूएसएसआर नेवर पोज अ टेक इनोवेशन थ्रेट एट दिस स्केल। देन आइडियोलॉजिकल एम्बिग्विटी की बात करें, यूएसएसआर एक क्लियर आइडियोलॉजिकल राइवल था विद कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। चाइना अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ कंबाइन करता है, तो ये चाइनीज कम्युनिज्म मॉडल जो है वो काफी डिफरेंट है। और काफी सारी कंट्रीज चाइना के इस मॉडल को एस्पिरेशनल भी देखते हैं और काफी असरदार भी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग अप देयर इकोनॉमीज। देन एन यानी कि नेटवर्क इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है फॉर ओवर 120 कंट्रीज। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्सपैंड हो रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड कर रहा है अक्रॉस अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, एंड यूएसएसआर हैड लैक्ड दिस लेवल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एज वेल। देन ए से असर्टिव ग्लोबल पोस्चर, अग्रेशन इन द साउथ चाइना सी, ताइवान इशू, इंडियन बॉर्डर, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज है, इकोनॉमिक कोर्शन, यानी कि चाइना साउथ चाइना सी से लेके ऑल द वे टू हिमालयाज गुंडागर्दी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है। चाहे वो फिलीपाइंस के साथ मुद्दा हो, पार्सल आइलैंड्स का, चाहे वो ताइवान के साथ मुद्दा हो, चाहे वो इंडिया के साथ मुद्दा हो। सो फ्रॉम द ओशन टू द माउंटेन्स, चाइना इज बीइंग इन्वॉल्व्ड एंड शोइंग दिस दादागिरी एवरीवेयर। चाइना इंटरनेशनल नॉर्म्स को रीडिफाइन कर रहा है। देखो, यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर इतना ज्यादा, यूएसएसआर अपनी हेजेमनी और अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड अपने ही रीजन में कर रहा था और जगह पे नहीं कर रहा था। उसने चलो कोशिश करी अफगानिस्तान में भी अपना डोमेन एक्सपैंड करने की, लेकिन दैट बैकफायर्ड। चाइना अपने इंटरनेशनल नॉर्म्स को रीडिफाइन कर रहा है डेट के जरिए, डेटा के जरिए, बीआरआई के जरिए, लेकिन अगर यूएसएसआर की बात करें तो अमेरिका ने यूएसएसआर को कंटेन करके रखा हुआ था। चाइना एक्टिवली एक्सपैंड कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो फर्क है, दोनों अप्रोचेस में काफी फर्क है। क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एससीओ, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया। ओके, अब यहां पे एक 4C एनालिसिस फ्रेमवर्क मैंने बनाया है, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, क्रिटिक एंड कनेक्शन। कॉन्टेक्स्ट को समझो, अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एंड द पर्पस ऑफ द एससीओ, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन कंटेंट में एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एससीओ। देन क्रिटिक में क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेस एंड द चैलेंजेस ऑफ दीज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड कनेक्शन यानी कि एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया, जिसमें इंडिया के स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एडवांस होते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में बता दिया हमने एससीओ के बारे, कि पहले ये शंघाई 5 था, बाद में उज्बेकिस्तान जब जुड़ता है तो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है जून 2001 में, कपल ऑफ मंथ्स बिफोर द 9/11 अटैक्स टुक प्लेस। और अभी इवेंचुअली अब आज इसमें इतने सारे मेंबर्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया 2017 में ऐड हुए, ईरान 2023 में ऐड हुआ, बेलारूस 2024 में ऐड हुआ। सो यानी कि अभी इसमें कितने सारे मेंबर्स आ चुके हैं। एससीओ कवर करता है अबाउट 60% ऑफ यूरेशियाज लैंड मास, 40% of the global population and a significant share of global GDP as well. All right. Now, content में aims and objectives of the SEO. Security cooperation यानी combating the 3 evils: terrorism, separatism, extremism, promoting regional stability through the RATS. Then economic integration में trade, investment, connectivity, ये सब बातें आती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है एससीओ, जिसके चलते सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी मौका मिलता है अपने विजन को ग्लोबली इंटीग्रेट करने का। और इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है
कि इंडिया को एक मौका और एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एंगेज कर सकता है ऑन द इशू ऑफ ट्रेड, डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी। पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, देखो यहां पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया जाता है कि टेररिज्म को कॉम्बैट करना है, और विद इन दिस रीजन अफगानिस्तान भी आता है, जहां पे तालिबान के आने के बाद इस बात का बहुत खतरा था दैट टेररिज्म एमिनेटिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान विल बी वेरी हार्मफुल एंड वेरी कंटेजियस फॉर सेंट्रल एशिया एज वेल एज फॉर इंडिया एज वेल। अभी तो वो नहीं हुआ है, दैट हैज नॉट स्पिरल्ड आउट, बट अगेन एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, टेररिज्म, ये तीन इवल्स को काउंटर करने के लिए एससीओ काफी सक्षम है, और हमको एक मौका मिलता है कि वी कैन कॉल द ब्लफ ऑफ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, जो कि ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे नॉन स्टेट एंटिटीज को। एक डायलॉग का जरिया है अमंग द मेजर पावर्स चाइना, रशिया एंड इंडिया एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जिसके कारण एक रीजनल स्टेबिलिटी फॉस्टर होता है। हमारा बहुत गहरा सिविलाइजेशनल लिंक है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, हजारों साल पुराना रिश्ता है, कितना सारा ट्रेड हमने इस रीजन के साथ करा है इतने सालों से। आरएटीएस ने फैसिलिटेट करा है इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस को भी। इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स प्रमोट करते हैं कनेक्टिविटी को इन अ रिसोर्स रिच रीजन, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया में एनर्जी रिसोर्सेज काफी ज्यादा है। और एससीओ अपने आप में कोई नेटो टाइप फोरम नहीं है, लेकिन एससीओ अपने आप में एक करेक्शन करता है और एक तरह से काउंटर बैलेंस करता है वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस की डोमिनेशंस को। इट इज नॉट समथिंग लाइक नेटो, इट इज नॉट अ सिक्योरिटी अलायंस, बट वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो कि अपने इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनको कंटेन करने में काफी सक्सेसफुल है। क्रिटिक, दिस इज डोमिनेटेड बाय चाइना एंड रशिया, जो कि स्मॉलर मेंबर्स के इन्फ्लुएंस को थोड़ा लिमिट करते हैं। देन कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आते हैं, इंडिया पाकिस्तान के टेंशंस को कभी भी चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को कभी चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहेगा, तो यानी कि कोहेसिव डिसीजन मेकिंग यहां पे नहीं हो पाती है। इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की बात हो, जैसे कि बीआरआई है, दैट इज रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द डेट ट्रैप्स एंड चाइनाज जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस एंड लिमिटेड ग्लोबल इन्फ्लुएंस कंपेयर टू अदर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द रीजनल फोकस। इंपॉर्टेंस टू इंडिया, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात आती है बिकॉज ये फोरम यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स से डील करता है, सेंट्रल एशिया इसमें अलाइंड है, इंडिया के काउंटर टेररिज्म ऑपरेटिव्स और एफर्ट्स को भी मजबूत देता है बिकॉज यहाँ पे आरएटीएस इज मेंट टू काउंटर एंड कॉम्बैट द थ्री इविल्स। एक नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म, दिस इज ऑफरिंग अ नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म जहां पे आप एक मल्टी पोलर वर्ल्ड व्यू ऑफर कर सकते हैं, विच इज अलाइनिंग विद द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। देन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सेंट्रल एशिया में काफी ज्यादा अबंडेंट एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गैस, यूरेनियम, तो ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को भी एक्सपैंड करेगा। देन अब again this region, Central Asian region is also a very essential part of the INSTC corridor और इंडिया इस कॉरिडोर का इंटेग्रल पार्ट है। देन जियोपॉलिटिकल लेवरेज, ये इंडिया के रिलेशंस को बैलेंस करता है विद रशिया जो कि एक ट्रेडिशनल अलाय है इंडिया का, और चाइना जो कि एक स्ट्रेटेजिक राइवल है, तो इंडिया के रिलेशंस दोनों रशिया और चाइना के साथ बैलेंस आउट रहते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर कनेक्शन विद द एससीओ। और ये इंडिया के स्टेचर को, इंडिया के दर्जे को भी इनहांस करता है एज अ रीजनल पावर, कॉम्प्लीमेंटिंग इट्स रोल इन फोरम्स लाइक द ब्रिक्स एंड G20। ऑलराइट, The next question है AUKUS से related. AUKUS is aimed at countering China's ambitions in the Indo-Pacific. Is it going to supersede the existing partnerships in the region? Discuss the strength and impact of AUKUS. अब देखो यहाँ पे स्पाइस फ्रेमवर्क है। स्पाइस फ्रेमवर्क में पहले हम सिचुएशन की बात करेंगे। AUKUS कब हुआ था? 2021 में फॉर्म हुआ था, और ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है कैटेगोरिकली यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में, जहां पे ये बात डिस्कस करी गई थी कि अमेरिका ने जो न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी है जो आज तक यूके को ही दी थी, 1956 या 57 की बात है, उसके बाद अब वो ये टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को देना चाहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जो बाइडेन ईयर्स, तब जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इंडो पैसिफिक रीजन एक क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल एरिना है, जिसके कारण यूएसए और यूके को लगा कि ऑस्ट्रेलिया को सक्षम बनाना, ये टेक्नोलॉजी देना बहुत जरूरी है ताकि वो चाइना के ग्रोइंग मिलिट्री असर्टिवनेस को काउंटर कर सके। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप जैसे कि क्वाड है या फाइव आइज अलायंस है या जो एशियन लेड फ्रेमवर्क्स हैं, वो सिक्योरिटी इश्यूज को कंसर्न नहीं करते हैं, तो जरूरत थी ऑकस की, एक ऐसे फोरम की जो कि प्योरली मिलिट्री अलायंस है, जो कि सिक्योरिटी इश्यूज पे फोकस कर सकता है। बट ये कॉम्प्लीमेंटिंग पार्टनरशिप्स हैं क्वाड वगैरह, बट दे आर नॉट इन द डोमेन ऑफ द सिक्योरिटी। वो अपने आप में इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ट्रेड फ्रेमवर्क, कनेक्टिविटी चीजें ये सब डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें ऑकस में कैटेगोरिकली मिलिट्री अलायंस की ही बात हो रही है। अब इसके दो पिलर है। पिलर 1 यानी कि ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करना कन्वेंशनली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, और पिलर 2 एम्फसाइजेस कोलैबोरेशन ऑन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर कैपेबिलिटीज एटसेट्रा। देन इंपैक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैरिटाइम सिक्योरिटी इनहांस होता है बाय जॉइंट पेट्रोलिंग बिटवीन द थ्री कंट्रीज, ताकि चाइना के एक्शंस को डेटर किया जाए साउथ चाइना सी में, और एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर सेट किया जा सके।
देन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को प्रमोट किया जाता है बाय द डिफेंस इंडस्ट्री, बाय ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्रिएटिंग जॉब्स एंड इनोवेशन. दिस आल्सो सिग्नल्स अ रोबस्ट वेस्टर्न कमिटमेंट टू काउंटरिंग चाइना, potentially encouraging other nations to align with the second pillar of AUKUS. Recent development जैसे कि 2025 का यूएस बजट ने अराउंड अबाउट $80 मिलियन एलोकेट करे थे पिलर 2 के लिए जो कि प्योरली एडवांस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर कैपेबिलिटीज को एनविजन करता है. तो उसके लिए अमेरिका ने $80 मिलियन का बजट पास किया था. ऑलराइट, नाउ ऑकस एक फोकस्ड डिफेंस सेंट्रिक पैक्ट है, अनलाइक जो क्वाड का ब्रॉडर एजेंडा है वैक्सीन, इंफ्रा, ट्रेड, मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेके. तो ये कॉम्प्लीमेंट करता है, क्वाड को रिप्लेस नहीं करता, कॉम्प्लीमेंट करता है क्वाड के एजेंडास को. फाइव आइज अलायंस फोकस करता है इंटेलिजेंस शेयरिंग में, व्हाइल ऑकस इज एम्फसाइजिंग मिलिट्री हार्डवेयर. अगर आप इस वीडियो को इस मिनट तक देख रहे हैं तो मुझे बताएं कि फाइव आइज अलायंस में कौन सी कंट्रीज आती हैं. एशियन लेड फ्रेमवर्क्स प्रायोरिटाइज करते हैं रीजनल डिप्लोमेसी एंड इंक्लूसिविटी को. ऑकस डज नॉट डायरेक्टली चैलेंज बट में साइडलाइन बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूजनरी नेचर. देन रीजनल टेंशंस की बात करें, चाइना व्यू करता है ऑकस को एज अ ब्लॉक टू ब्लॉक कन्फ्रंटेशन, एस्केलेटिंग टेंशंस एंड पोटेंशियली ट्रिगरिंग एन आर्म्स रेस. न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कंसर्न्स की बात करें, एशियन स्टेट जैसे कि इंडोनेशिया है, मलेशिया है, दे वरी अबाउट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिस्क डिस्पाइट ऑकस का फोकस ऑन नॉन न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स. देन एक्सक्लूजनरी नेचर यानी कि एक्सक्लूडिंग फ्रांस, इंडिया और एशियन स्टेट्स रिस्क करते हैं ट्रस्ट डेफिसिट्स को, और जो परसेप्शंस हैं कि ये इंडो पैसिफिक नेटो की तरह है. तो यानी कि अगर फ्रांस और इंडिया इसमें नहीं आए हैं, बिकॉज देखो इसमें ना एक बहुत बड़ी बात हुई, जब ये ऑस्ट्रेलिया इस अलायंस में आया ना तो फ्रांस को बहुत धक्का मिला, बिकॉज फ्रांस ने ना एक $60 बिलियन का एक अग्रीमेंट साइन किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, विच वॉज अबाउट गिविंग देम सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स. अब वो फिर ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, बिकॉज अब ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि भैया हमको तो टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिल ही रही है. लेकिन फ्रांस को इस बात का बहुत ठेस पहुंचा कि फ्रांस एक इंपॉर्टेंट यूरोपियन पार्टनर है, फ्रांस एक इंपॉर्टेंट नेटो पार्टनर है, फ्रांस को इंक्लूड नहीं किया. इंडिया को भी धक्का लगा कि यार कि बात तो बहुत कर रहे थे अमेरिका कि इंडिया अमेरिका के टाइज बड़े अच्छे होंगे, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, रीडिफाइनिंग मूवमेंट है, क्वाड में भी तो हमने साथ दिया. लेकिन क्या हो गया, ऑकस में अमेरिका ने इंडिया को इतना रेलेवेंट क्यों नहीं समझा कि इंडिया को भी वो टेक्नोलॉजीज दे सकते हैं. अगर ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी और डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वो इंडिया के साथ भी किया जा सकता था ना. इंडिया को तो अभी तक वो इंजन भी नहीं दिए हैं, जो जीई इंजन हैं, जो F414 इंजन है, वो भी नहीं दिया अभी तक, तो उसकी टेक्नोलॉजी नहीं दी है. तो आप इनको तो न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने की टेक्नोलॉजी दे रहे हो, हमको भी तो जरूरत है, हमको भी जरूरत है इंडियन ओशन में. लेकिन इंडिया और फ्रांस को एक्सक्लूड करने से अगेन वो ट्रस्ट डेफिसिट तो बढ़ता है, और एक फिर वो धारणा आ जाती है, चाइना इस धारणा को काफी प्रमोट भी करता है कि ये तो एक इंडो पैसिफिक नेटो बन रहा है, दिस इज मोर लाइक एन इंडो पैसिफिक नेटो. राइट, ओके, तो यहाँ पे 2021 के सवाल हमारे खत्म होते हैं, बढ़ते हैं 2022 के टूवर्ड्स. ओके, 2022 पहला क्वेश्चन, इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका. तो 2022 में आपको याद है बहुत मैसिव फाइनेंशियल इमरजेंसी और फाइनेंशियल क्राइसिस श्रीलंका में आया था, वो भी श्रीलंका का ही क्रिएशन था. श्रीलंका में जो राजापक्ष जबरदस्ती, उनकी ही बेवकूफ़ी थी, उनके ही अपने नेपोटिज्म कह लीजिए, अपने अजीबोगरीब आइडियाज कह लीजिए जो उन्होंने प्रमोट किए, और चाइना की सरकार के साथ उनके काफी कलकूस संबंध भी थे. बट एनी हाउ वो नारे लगाए हमने, लोगों के देखे, गो गोता को, ये सब नारे लगाए थे. तो इंडिया का रोल क्या था रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका में इन लाइट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट, इसको हमने डिस्कस करना है. देखिए यहाँ पे हेल्प फ्रेमवर्क आ जाता है, जहां पे H हिस्टोरिकल टाइज, E इकोनॉमिक एड, L यानी कि लाइफलाइन सपोर्ट, एंड P पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रोल. देखो इंट्रोडक्शन हुक में बिगिन विद अ वेरी विविड हुक, लाइक फॉर सेंचुरीज इंडिया एंड श्रीलंका दे हैव बीन बाउंड बाय थ्रेड्स ऑफ बुद्धिज्म, ट्रेड एंड शेयर्ड स्ट्रगल्स व्हिच हैज अर्नड इंडिया द टाइटल ऑफ एन एज ओल्ड फ्रेंड. From ancient maritime routes to modern diplomacy, ये friendship has shaped India's response to Sri Lanka's recent crisis. Then briefly mention करेंगे important historical ties to set up a context. Historical ties में again India श्रीलंका के बीच में shared Buddhist heritage आ जाता है, trade routes आ जाते हैं, colonial struggles आ जाता है. Then again रामायण का जो perspective है वो भी आ जाता है. Alright, तमिलनाडु की जो तमिल कम्युनिटी के जो टाइज हैं, जो तमिलियन श्रीलंकन के जो टाइज हैं तमिलनाडु के लोगों के साथ, और इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, अगेन ये सब कुछ अंडरस्कोर करता है द इंड्यूरिंग पार्टनरशिप. राइट, इकोनॉमिक एड की बात आती है, जब श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स करी 2022 में, 57% इन्फ्लेशन था वहां पे, $51 बिलियन का डेट डिफॉल्ट था. इंडिया ने $4 बिलियन की लाइफलाइन प्रोवाइड करी, इंक्लूडिंग 2,70,000 टन्स ऑफ फ्यूल एंड क्रेडिट लाइंस फॉर एसेंशियल्स. एज द फर्स्ट क्रेडिटर टू बैक श्रीलंका's $2.9 बिलियन IMF बेल आउट, इंडिया ने स्टेबलाइज करा अपने दोस्त की इकोनॉमी को.
लाइफलाइन सपोर्ट, इंडिया का एड वेंट बियॉन्ड मनी, डिलीवरिंग राइस, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स टू ईज द शॉर्टेजेस। तमिलनाडु ने फूड भेजा, तमिलियन कम्युनिटीज को, जो कि नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में जो लोग रहते हैं वो तमिलियन श्रीलंकन हैं, तो तमिल कम्युनिटीज के लोगों को खाना भेजा। और इंडिया ने रेफ्यूजीज को भी वेलकम करा जो श्रीलंका से आ रहे थे, एंड सेंट ओवर 1 लाख टूरिस्ट टू रिवाइव श्रीलंका इकोनॉमी। और बिकॉज आप जानते हैं श्रीलंका एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, मैं खुद श्रीलंका घूम के आया हूँ, इसी साल गया था, बहुत ही सुंदर जगह है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी प्रिस्टीन, एंड श्रीलंका की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है टूरिज्म से। ऑलराइट, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रोल, डिप्लोमेटिकली इंडिया ने जो ये जो डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग की जो बातचीत थी इसको भी को-लेड किया अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज, इवन एट द लेवल ऑफ IMF, और इंडिया के इन एफर्ट्स ने आउटशाइन करा चाइना के $75 मिलियन के एड को। और इनफैक्ट चाइना ने तो तबाही कर दिया ना श्रीलंका की इकोनॉमी को, हैमिल्टन पोर्ट तो 99 ईयर्स के लिए लीज पे चाइना के पास चला गया, राइट। बट हमने जो स्ट्रेटेजिक कदम उठाए, इनफैक्ट 2025 में भी जो प्रधानमंत्री की विजिट थी वहां पे भी हमने अपनी सपोर्ट को रीटराइट किया, और हमने कहा कि हम श्रीलंका की डेमोक्रेसी को और श्रीलंका के डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को हम सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। किसी किस्म का इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर है, किसी किस्म का इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की बात हो, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात हो, इंडिया हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा हुआ है। Okay, next question. Do you think that BIMSTEC is a parallel organization like the SARC? What are the similarities and dissimilarities between the two? How are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organization? देखो, पहले तो BIMSTEC और SARC को इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टेटिंग कि BIMSTEC ऑल्टरनेटिव है, पैरेलल नहीं है, ठीक है, बिकॉज SARC के अपने चैलेंजेस थे, BIMSTEC के अपने चैलेंजेस हैं, तो ये एक ऑल्टरनेटिव है, पैरेलल नहीं है। बिम्स्टेक और सार्क दोनों अपने आप में रीजनल कोऑपरेशन ही सीख करते हैं, लेकिन जो बिम्स्टेक का जो फोकस है, बिम्स्टेक का जो बे ऑफ बंगाल फोकस है, दैट मेक्स इट मोर डायनामिक ऑल्टरनेटिव टू सार्क का स्टॉल्ड एंड स्टेगनेंट साउथ एशियन विजन, जो कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक गोल्स को भी एडवांस करता है। देन कोर फ्रेमवर्क आता है, कॉन्टेक्स्ट, ओवरलैप्स, रिफॉर्म्स एंड एंगेजमेंट्स, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे कोर फ्रेमवर्क में, कॉन्टेक्स्ट में हम बिम्स्टेक को डिफाइन करेंगे और सार्क को डिफाइन करेंगे और क्या उनका रिलेशनशिप है, ये 2 से 3 सेंटेंसेस में हमने डिफाइन कर दिया। ओवरलैप्स की बात करें हम, सिमिलैरिटीज जैसे कि शेयर्ड मेंबर्स और शेयर्ड गोल्स क्या हैं दोनों के बीच में, उसके बारे में हमने बात कर दी 3 से 4 सेंटेंसेस में। रिफॉर्म्स की बात करें हम, हाईलाइट करेंगे डिससिमिलैरिटीज को, फोकसिंग ऑन सार्क्स लिमिटेशंस एंड बिम्स्टेक स्ट्रेंथ, अगेन 3 to 4 सेंटेंसेस में। एंड देन एंगेजमेंट, एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बिम्स्टेक एडवांस करता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एजेंडा को। समराइज करेंगे बिम्स्टेक के रोल को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्लेटफॉर्म और जिसकी वैल्यू है इंडिया के लिए। बिम्स्टेक एक पैरेलल तो नहीं है सार्क को, फॉर एग्जांपल हम कंक्लूजन में ऐसे लिख सकते हैं कि बिम्स्टेक ऑल्दो नॉट अ पैरेलल टू सार्क, ये रिवाइटलाइज करता है रीजनल कोऑपरेशन को, जो कि इंपावर करता है इंडिया को टू लीड इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली इन अ कनेक्टेड एशिया। ऑलराइट, ओके, नाउ क्वेश्चन इज हाउ विल I2U2 ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। देखो ये ना 2022 में इंडिया श्रीलंका करंट अफेयर्स में था, I2U2 करंट अफेयर्स में था, ये सब चीजें करंट अफेयर्स में थी जो कि पूछी गई, राइट। तो इस करके 2022 में इनफैक्ट बिम्स्टेक का मीटिंग हुआ था, 5वां बिम्स्टेक का मीटिंग हुआ था मार्च 2022 में। आई रिमेंबर बिकॉज ऑन दोस डेज आई यूज्ड टू डू एडिटोरियल एनालिसिस फॉर दिस चैनल। सो देयरफॉर यू नो ये चीजें जो न्यूज में रहती है ना, तो वो हमेशा आपको मेंस में देखने को मिलेंगी, IR में तो एटलीस्ट ऐसा ही होता है। नाउ ऑफ कोर्स अभी पिछले साल जो IR का पेपर आया था काफी एनालिटिकल था, उसमें ज्यादा कुछ था नहीं, इट वॉज वेरी वेरी एनालिटिकल, मतलब उसमें कुछ ज्यादा एकदम से इमीडिएट करंट अफेयर्स का नहीं था। बट कभी कभी होता है कि इमीडिएट करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आते हैं, ऑलराइट। सो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो इस वक्त, तो प्लीज आप कुछ टॉपिक्स को लिस्ट आउट करके देखो। कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट हो रहे हैं, करंट अफेयर्स में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैं बता सकता हूँ, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता सकता हूँ IMEC कॉरिडोर एक बहुत बर्निंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अगेन जैसे कुछ कन्वेंशनल टॉपिक्स होते हैं, ब्रिक्स, SCO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आता ही है। सो अगेन फॉर एग्जांपल UNCLOS की बात करूं मैं, UNCLOS अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगेन इस तरह के टॉपिक्स को रिवाइज करना, पढ़ना बहुत जरूरी है, और अपने फ्रेमवर्क्स बनाओ। टेक द हेल्प ऑफ AI इवन इफ यू वांट टू, बट अपने 1 पेजर नोट्स बनाओ जो कि आपको इजी रहे रिकलेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलो अब I2U2 में इंट्रोड्यूस I2U2 एज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, और उसका क्या पोटेंशियल है टू एलिवेट इंडियाज ग्लोबल रोल। फॉर एग्जांपल जो I2U2 की ग्रुपिंग है, यूनाइटिंग इंडिया, इजराइल, UAE एंड अमेरिका सिंस 2021, ये ट्रांसफॉर्म करता है इंडिया के ग्लोबल पोजीशन को बाय फॉस्टरिंग कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी, जो कि अलाइन करता है उसकी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी के साथ। देन बॉडी में राइज फ्रेमवर्क आता है, रीजनल इन्फ्लुएंस, इनोवेशन एंड इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड एनहांस्ड डिप्लोमेसी, ऑलराइट।
देन रीजनल इन्फ्लुएंस में I2U2 पोजीशन करता है इंडिया को एज अ वेस्ट एशियन लीडर व्हिच इज ब्रिजिंग इजराइल एंड द अरब स्टेट्स पोस्ट द अब्राहम अकॉर्ड्स व्हाइल काउंटरिंग चाइना's BRI. प्रोजेक्ट्स लाइक द IMEC कॉरिडोर व्हिच इज स्लैशिंग ट्रेड कॉस्ट बाय 40%, ये एनहांस करता है इंडिया के इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस को भी. इनोवेशन एंड इकोनॉमी, I2U2 फ्यूल करता है इंडिया के ग्रोथ को थ्रू, फॉर एग्जांपल यूएई ने $2 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है इन मेकिंग फूड पार्क्स इन इंडिया, या इसराइल के जो टेक एक्सपर्टीज की बात हो, या बायोटेक या सोलर रोबोटिक्स की बात हो. इंडिया में बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इंडिया में लेबर है हु इज रेडी टू वर्क. इंडिया के पास लेबर है, टैलेंट है. इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, यूएई के पास पैसा है. So when technology, funds and all these things, when they meet together with India's labor, with India's talent, that will create a very amazing result. Although ये I2U2 के बारे अब आज के टाइम पे कोई बात नहीं हो रही है. This is an idea which has been kept in the closet, which has been kept in the almirah. अब इसके बारे इतनी बात नहीं हो रही है. But nevertheless 2021-22 में इसके बारे काफी बात उठी थी. स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, I2U2 स्ट्रेंथन करता है इंडिया की सिक्योरिटी को वाया काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन और इजराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए. देन इनहांस डिप्लोमेसी, I2U2 एम्पलीफाई करता है भारत की आवाज को ग्लोबल फोरम्स में, सपोर्टिंग इट्स यूएनएससी बिड एंड आल्सो क्लाइमेट लीडरशिप वाया एम फॉर क्लाइमेट. ऑलराइट, सो समराइज करेंगे I2U2 के ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट को और इंडिया के फ्यूचर रोल को. फॉर एग्जांपल I2U2 एम्पावर करता है इंडिया को ताकि वो रीजनली लीड कर सके, इनोवेट कर सके, इकोनॉमिकली सिक्योर कर सके स्ट्रेटेजिकली, और डिप्लोमेटिकली शाइन कर सके, thereby cementing its rise as a global power. Then clean energy is the order of the day. Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics. ठीक है, क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है. अब यहां पे लीड फ्रेमवर्क आता है. एल यानी कि लीडरशिप, ई यानी कि एंगेजमेंट, एडवोकेसी एंड डिप्लोमेसी. लीडरशिप में हम शोकेस करेंगे इंडिया के प्रोएक्टिव रोल को इन द क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स ग्लोबली. एंगेजमेंट में हम हाईलाइट करेंगे इंडिया के पार्टिसिपेशन को इन द इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स एंड पार्टनरशिप्स. देन एडवोकेसी में हम एम्फसाइज करेंगे इंडिया के पुश फॉर इक्विटी एंड क्लाइमेट फाइनेंस को फॉर डेवलपिंग नेशंस. एंड डिप्लोमेसी में कनेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट एक्शंस टू जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज एंड इन्फ्लुएंस. इंट्रोडक्शन में नाउ यू हैव टू अफर्म क्लीन एनर्जीज इंपॉर्टेंस एंड इंडियाज पॉलिसी शिफ्ट इन द ग्लोबल फ्लोरा. Example, clean energy drives India's climate policy evolving from energy security to global leadership. और इसका जो proactive stance है इंटरनेशनल फोरा में रिफ्लेक्ट करता है जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को. लीडरशिप में इंडिया लीड करता है क्लीन एनर्जी चार्ज को विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस एमिंग फॉर 500 गीगावाट्स नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030. ये इनिशिएटिव्स इंस्पायर करते हैं ग्लोबल ट्रांजिशंस को और शोकेस करते हैं इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी विजन को. देन एंगेजमेंट में इंडिया एंगेज करता आ रहा है COP20 पेरिस एग्रीमेंट से लेके COP26 तक. COP26 में हमने जब कमिट किया, जो ग्लासगो में हुआ था, वी आर कमिटेड टुवर्ड्स नेट जीरो बाय 2070. पंच अमृत गोल्स की हमने बात करी. देन वी आर आल्सो इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट. जब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी आई थी, SCO की प्रेसिडेंसी आई थी, ब्रिक्स में हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, क्वाड डिस्कशन में हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम जो आपकी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो आपकी आइलैंड कंट्रीज हैं पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में जो आपकी आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके कंसर्न्स को, उनके इंटरेस्ट को भी हम एडवोकेट कर रहे हैं. हम काफी बढ़ चढ़ के उसके बारे में बात कर रहे हैं. इंडिया एडवोकेट करता है आपका CBDR यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि देखो वातावरण को प्रिजर्व करने में तो सबकी जिम्मेवारी है, लेकिन जिन लोगों ने, जिन देशों ने वातावरण को ज्यादा प्रदूषित किया था, उन लोगों की जिम्मेवारी थोड़ी ज्यादा बनती है. और अब इंडिया ये बात कर रहा है कि अब बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में बात बनेगी. अब अगर हमने ये रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन लेके आना ही है, हमने ये ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का सपना देखना, तो उसमें हमको ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है. इंडिया का खुद का जो नेट जीरो है टुवर्ड्स 2070 अचीव करने के लिए, आज की डेट में इंडिया को वो अचीव करने के लिए लगभग 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है. इतनी हमारी जीडीपी नहीं है, अभी इतनी हमारी जीडीपी नहीं है. तो देयरफॉर सवाल ये है कि अगर हमारी जीडीपी आने वाले 10 सालों में लेट अस से कि 15 ट्रिलियन डॉलर्स भी हो जाए, तो उसमें से सिग्निफिकेंट अमाउंट हम कैसे भरेंगे इस ट्रांजिशन में? तो वी नीड मनी, वी नीड फाइनेंसेस. डिप्लोमेसी, इंडिया की जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है वाया बेसिक एंड द I2U2 का ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना के जो फोरम है एंड द I2U2, इस तरह के जो छोटे छोटे फोरम्स हैं, ये चाइना के BRI को काउंटर करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं अमेरिका के टाइज को थ्रू द क्लाइमेट एजेंडा 2030. ये एनहांस करता है इंडिया के UNSC बिड को और ग्लोबल सॉफ्ट पावर को भी. कंक्लूजन में हम इंडिया का रोल और जियोपॉलिटिकल राइट्स को समराइज करेंगे. फॉर एग्जांपल, लिखना कैसे है? इंडिया की जो क्लीन एनर्जी लीडरशिप है और डिप्लोमेटिक फिनीस है इन क्लाइमेट फ्लोरा एलिवेट करता है उसके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को. ये शिफ्ट इंश्योर करता है सस्टेनेबल ग्रोथ एंड जियोपॉलिटिकल लिवरेज. तो आपको ना क्रिस्प आंसर्स लिखने हैं 150-250 वर्ड्स में, डिपेंडिंग ऑन कितनी वर्ड लिमिट पूछे गए हैं. आगे बढ़ते हैं 2023 में.
ओके, तो पहला क्वेश्चन है, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एससीओ। 10 मार्कर है। अब देखिए फिर रिपीट हो रहा है, एससीओ का क्वेश्चन अभी पहले भी हमने किया था, 2021-22 में आया था, अब फिर से रिपीट हो रहा है 2023 में। एससीओ के बारे में पहले बताएंगे हम, एससीओ कब आया? 2001 में आया। इसका क्या एम है? प्रमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज अमंग द मेंबर स्टेट्स। हाउएवर यहां पे वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करी गई है, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अभी वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहां पे हो रहा है? एससीओ के बाहर हो रहा है कि एससीओ के अंदर हो रहा है? तो यहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात आ जाती है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस एंड डाइवर्जेंसेस इंटरेस्ट, जो डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है अमंग द मेंबर्स, वो इंक्रीजिंगली क्या कर रहे हैं? इस ब्लॉक की इफेक्टिवनेस को हिंडर कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अब मैनिफेस्टेशन ऑफ द वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द एससीओ, तो पहला यहां पे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल डिस्प्यूट आते हैं। देन डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, एक तरफ चाइना का बीआरआई है और इंडिया उसको अपोज करता है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का भी कंपटीशन है। देन सिक्योरिटी चैलेंजेस, अफगानिस्तान, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेशन। एससीओ का जो सेंसस कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, यानी कि जब तक कंप्लीट कंसेंसस नहीं होता तब तक डिसीजन नहीं इंप्लीमेंट होगा। एंड लैक ऑफ रोबस्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये अपने आप में ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशंस लेके आता है। रोल इंडिया का क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटिगेट करने में? तो पहला आता है डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट, डायलॉग एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। देन आता है इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, यानी कि इंकरेजिंग आईएनएसटीसी। देन आता है काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, यानी कि एससीओ का जो आरएटीएस स्ट्रक्चर है उसमें इंडिया ऑब्वियसली काफी उसको सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर को। एंड देन कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच, कल्चरल एक्सचेंजेस एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात आती है। सो ये जो वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है विद इन द एससीओ, दिस इज स्टेमिंग फ्रॉम डीप रूटेड एंड डीप सीटेड बायलैटरल डिस्प्यूट्स, divergent national interest and strategic interest, and also organizational constraints। तो यहां पे तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करनी। एक तो ये जो बायलैटरल डिस्प्यूट्स है वो काफी डीप रूटेड है। देन आपके नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया का कुछ और है, चाइना का कुछ और है, रशिया का कुछ और है, वो होगा भी, वन कैन नॉट हैव सेम नेशनल इंटरेस्ट। एंड जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रेंट्स आते हैं, that on paper we have a RATS structure, on paper we also have that we have to have a cultural capital promoting, वैसे by the way 2026 is also the 25th year of SCO, and if you can tell me in the comment section कि SCO की प्रेसिडेंसी कहाँ पे 2026 में, that'll be very good enough अगर आप इस मिनट ऑफ द वीडियो तक बैठे हो। now within the organization काफी constraints हैं, काफी challenges हैं, bureaucratic hurdles हैं, फंक्शनल चैलेंजेस आ जाते हैं यहाँ पे, जो कि अगेन इफेक्टिवनेस ऑफ एससीओ को हैम्पर करते हैं। इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, डिस्क्राइब द इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। 150 वर्ड्स का 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो इंडियन डायस्पोरा यानी कि कंप्राइजेस ओवर मोर देन 35 मिलियन इंडिविजुअल्स ग्लोबली, राइट? लेट मी टेल यू 8 to 9 मिलियंस आर ओनली इन द गल्फ रीजन, बट 35 मिलियन इंडिविजुअल्स ग्लोबली की बात हो रही है, और यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको बहुत सक्सेस मिला है, पर्टिकुलरली मोर सो इन द वेस्टर्न कंट्रीज। इनके अकम्प्लिशमेंट्स हैव आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू सब्सटैंशियल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। रेमिटेंसेस की बात करें 2023 में, रेमिटेंसेस टू इंडिया रीच्ड अप्रॉक्सिमेटली $125 बिलियन, व्हिच अकाउंटेड फॉर अबाउट 3% ऑफ द नेशंस जीडीपी। एफडीआई एंड द बिजनेस वेंचर्स, ट्रेड एंड मार्केट एक्सपेंशन, डायस्पोरा इज एक्टिंग एज द कल्चरल एंड बिजनेस कैटलिस्ट, इंटरमीडियरीज जो कि ट्रेड और मार्केट एक्सपेंशन में भी एड कर रहे हैं। देन अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2020 में भी आया था क्वेश्चन ये वाला, देख रहे हो डायस्पोरा का फिर से रिपीट हो रहा है। तो वहां भी मैंने डिस्कस किया था पॉलिटिकल बेनिफिट्स, लॉबिंग एंड एडवोकेसी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ऋषि सुनक की हमने बात करी थी, कमला हैरिस की बात करी थी, तो यानी कि ऐसे लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जा चुके हैं, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, तो बड़ी बड़ी पोजीशन पे जा चुके हैं, जो कि इंडिया की ग्लोबल इमेज को भी एनहांस करता है और सॉफ्ट पावर को मैनिफेस्ट करता है, इंडिया के सॉफ्ट पावर को भी मैनिफेस्ट करता है। So Indian diaspora is serving as a very, very important asset for India, offering economic support via remittances and investments, and also political leverage through advocacy and representation. Then question है expansion and strengthening of NATO का and a stronger US-Europe strategic partnership working well for India. Now, stronger US-Europe strategic partnership दोनों के बीच में and expansion and strengthening of NATO, ये देखो उस 2023 में क्वेश्चन आया, तो मींस ये 2022 की यूक्रेन वॉर के बाद क्वेश्चन आया था, जब यूक्रेन के मुद्दे को लेके बातचीत तो काफी चल रही थी, लेकिन इतना कमजोर रिलेशन नेटो का नहीं था जितना अब हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनने के बाद। तो इंडिया एक राइजिंग ग्लोबल पावर है, और इंडिया क्या करना चाह रहा है? इंडिया इज वांटिंग टू सीक टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी व्हाइल आल्सो एंगेजिंग विद मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स। एक्सपेंशन ऑफ नेटो and a fortified America-Europe alliance is presenting both opportunities and challenges for India's strategic interest.
Benefits for India: enhance global security and stability, counterbalance to China's influence, defense and technology collaboration, and support in multilateral forums. नाउ कंक्लूजन में challenges क्या आते हैं? Strained relations with Russia challenge आ जाता है, navigating strategic autonomy का challenge आ जाता है, and this is antithetical to the SCO. देखो, understand one thing, अगर हम नेटो की बात कर रहे हैं तो नेटो में हमारा क्या लेना देना है? हमको एज अ गेस्ट नेटो की मीटिंग्स में बुलाया जाता है, हम लेकिन नेटो में जाके क्यों सिग्नल करें अपने फ्रेंड्स लाइक ईरान या रशिया को कि हम अमेरिका लेड या अमेरिकन लेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में आना चाहते हैं? मोर सो व्हाई डू वी वांट टू डिस्टर्ब आवर इक्वेशन विद रशिया? ऑलराइट, नाउ अगर अमेरिका और यूरोप के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है नेटो को लेके, तो ऑब्वियसली उसके चलते जो वेस्टर्न अलायंस, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जो आपका जो ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस है, वहां पे स्टेबिलिटी आएगा। और अगेन चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश की जाएगी, बिकॉज दे वुड आल्सो वांट टू एक्सपैंड, बिकॉज नेटो ने बार बार ये बोला है कि हम अपना डोमेन, ऑल्दो हमारा ट्रांस अटलांटिक तक सीमित है, बट इवन इंडो पैसिफिक में भी हम अपने फंक्शंस को एक्सपैंड करना चाहेंगे विद लाइक माइंडेड पार्टनर्स। तो अगेन हम नेटो के साथ कोई आ नहीं रहे हैं, वी नॉट बिकमिंग द मेंबर ऑफ द नेटो, बट इस कोलैबोरेशन को अगर इंडो पैसिफिक में लेके जाया जाए, दैट इज समथिंग व्हिच इज बेनिफिटिंग इंडिया, बिकॉज चाइना को काउंटर बैलेंस किया जाएगा। ऑलराइट, ऐसा तो नहीं है कि नेटो हिमालयस में आएगा, ऐसा तो नहीं है कि नेटो विल टॉक अबाउट कंट्रोलिंग चाइना इन द हिमालयस, बिकॉज हमारे तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, हमारे मैरिटाइम डिस्प्यूट नहीं है। Then more defense and tech collaboration will happen because we have good relations with Europe, we have good relations with America. So good relations between the both will also enhance more defense and tech collaboration, and obviously that will result in support in multilateral forums. But यहाँ पे challenges भी आ जाते हैं, because again अगर इंडिया सपोर्ट करता है अमेरिका और यूरोप के बॉन होमी को, तो उससे हमारे रिलेशंस रशिया के साथ हैम्पर होते हैं, खास करके वो भी अगर नेटो के डोमेन में वो हम करते हैं। देन ऑल्सो वी हैव टू नेविगेट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बिकॉज हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज ऑल्सो गिविंग अस द फ्लेक्सिबिलिटी कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से वी कैन अलाइन विद अमेरिका, विद रशिया, नॉट रियली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर सॉवरेनिटी, नॉट रियली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी हमने नेविगेट करना है, एंड देन एंटीथेटिकल टू द एससीओ। ऑलराइट, तो ये 3 पॉइंट्स आते हैं चैलेंजेस में। देन क्वेश्चन है, सी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द कॉस्मोस, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट द रोल ऑफ आईएमओ in protecting environment and enhancing maritime safety and security. तो IMO की बात हो रही है। देखो, sea is covering approximately 70%, more than 70% of the earth's surface is covered by water, और ये इंटेग्रल पार्ट है हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट रेगुलेशन का, बायोडाइवर्सिटी का, ग्लोबल ट्रेड का। तो recognizing the sea's cosmic significance underscore करता है the necessity of its protection and sustainable use. So इंट्रोड्यूस करें IMO को एज अ यूएन एजेंसी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग ग्लोबल शिपिंग। ये इंट्रोडक्शन में हम डालेंगे, इसका responsibility है to regulate global shipping, to protect oceans and ensure safety. Then state the focus on the IMO's contributions to environmental protection, maritime safety and security. Then body में IMO के रोल की बात करेंगे in environmental protection. Clean framework यहाँ पे आ जाता है, which is control pollution, low carbon shipping, ecosystem preservation, anti-fouling measures and noise reduction. तो ये clean framework आ गया, CLEN, ये इसके functions आ जाते हैं IMO के। Then IMO का रोल इन मैरिटाइम सेफ्टी, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर एज सेफ, यानी कि एस यानी कि स्टैंडर्ड्स फॉर द शिप्स। तो जो सोलास कन्वेंशन के स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी IMO की है। देन एक्सीडेंट प्रिवेंशन, यानी कि डेवलप करता है नेविगेशन रूल्स एंड ट्रैफिक स्कीम्स टू रिड्यूस कोलिजन्स एंड ग्राउंडिंग्स। देन फायर एंड इमरजेंसी रिस्पांस, सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर फायर फाइटिंग एंड लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स ऑन शिप्स। एंड ई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि इन्फोर्सिंग द STCW कन्वेंशन फॉर सीफेरर कॉम्पिटेंसी एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये वाला। IMO का रोल क्या है मैरिटाइम सिक्योरिटी में? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं अंडर द सिक्योर फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इमर्जिंग थ्रेट्स, कोऑपरेशन, यानी कि इसमें फैसिलिटेट किया जाता है ग्लोबल इंटेलिजेंस शेयरिंग टू कॉम्बैट द मैरिटाइम क्राइम, फॉर एग्जांपल पायरेसी को कॉम्बैट करने के लिए, यूनिफाइड रिस्पांस, देन यू हैव रीजनल सपोर्ट एंड देन यू हैव एनफोर्समेंट। तो यहां पे IMO का रोल मैरिटाइम सिक्योरिटी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। कंक्लूजन में द सीज इंटेग्रल रोल इन द अर्थ सिस्टम्स एंड द ह्यूमन सिविलाइजेशन नेसेसिटेट करता है उसकी प्रोटेक्शन को। IMO का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है बहुत क्रूशियल है इन सेफगार्डिंग द मरीन एनवायरनमेंट एंड आल्सो ensuring maritime safety, thereby preserving the sea as a vital component of the cosmos. Alright, तो यहां पे आपके 2023 के फ्रेमवर्क्स का मॉडल आंसर्स यहां पे खत्म होते हैं, 2024 के टूवर्ड्स पढ़ते हैं। ओके, देन 2024 में पहला क्वेश्चन आता है, द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन एंड एज अ स्ट्रेटेजिक अलाई टू काउंटर चाइनास पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। अब यहां पे ना नोट करें, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस की बात हो रही है, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट को विद एग्जांपल्स।
ठीक है, देखो आप इसमें स्टेटमेंट क्या डिमांड कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है बाय वेस्टर्न कंट्रीज कि वो अमेरिका से सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, वो अमेरिका के अंदर ही दुनिया भर की सारी फैक्ट्रीज नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो अपनी रिलायंस और अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे रिड्यूस करना चाह रहे हैं, और वो अपने ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, यानी कि वो चाइना के ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करना चाहते हैं और इंडिया को पोजीशन करना चाहते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब ये जो अप्रोच है, दिस इज ड्रिवन बाय कंसर्न्स ओवर सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज, ट्रेड टेंशंस एंड चाइनाज एक्सपैंडिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। नाउ इंट्रोडक्शन में कॉज एंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज डाइवर्सिफाई कर रही हैं अपने सप्लाई चेन्स को अवे फ्रॉम चाइना बिकॉज ऑफ रिस्क, जैसे कि ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं एंड कंसर्न्स ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की बात आती है, और ओवर रिलायंस ऑन अ सिंगल कंट्री। इंडिया अपने लार्ज वर्कफोर्स के साथ, अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के साथ इज बीइंग पोजीशन्ड एज अ वेरी वेरी वायबल ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन हब। अब यहां पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन की बात आ रही है, तो एप्पल के आईफोन एक्सपोर्ट्स इंडिया से अब बढ़ रहे हैं। इंडिया से एप्पल के आईफोन एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं टू अमेरिका, दैट हैज जंप्ड 76% इन अप्रैल 2025। ठीक है, देन इंडिया का राइस सप्लाई चेन की बात करें, इंडिया का जो राइस है सप्लाई चेन में, आईएमएफ ये कह रहा है कि इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 विद अ जीडीपी ऑफ $5 ट्रिलियन। ये आईएमएफ का कहना है, लेकिन अभी तो हम वो नंबर 6 पे स्लिप कर गए हैं नंबर 5 से, बड़े आईएमएफ का कहना है। बट मेनी सप्लाई चेन लीडर्स दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर सप्लाई चेन्स, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, ताकि वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी कम कर सकते हैं। तो इमर्जिंग ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो इंडिया में डेवलप हो रही है, बन रही है, और इंडिया एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन है फॉर मैन्युफैक्चरर्स, फॉर सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज लेबर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर बेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली लिंकेजेस टू द इंटरनेशनल मार्केट। जो अभी हम एफटीएस देख रहे हैं, एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है, या यूके के साथ जो एफटीए हुआ है, या अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील चल रही है, इसका इंपैक्ट आप आने वाले 3-4 सालों में देखेंगे, और डेफिनेटली यहां पे और ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा, यहां पे और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज एंड फैसिलिटीज भी बनेगी। दैट इज गोना हैपन इन द टाइम टू कम। ओके, देन एप्पल जैसी कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में ऑलरेडी काफी एक्सपैंड कर चुके हैं। बाय 2023 एप्पल शिफ्टेड अबाउट 7% ऑफ इट्स आईफोन प्रोडक्शन टू इंडिया। फॉक्सकॉन एंड पेगाट्रन ये भी अपनी फैसिलिटीज को तमिलनाडु, कर्नाटका में सेटअप कर रहे हैं, जिसके कारण चाइनीज फैक्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो रही है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, काफी सारी वेस्टर्न फर्म्स अडॉप्ट कर रहे हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी मॉडल को, विच मींस ये 2013 में ही कहा गया था कि अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को डाइवर्ट करना है अवे फ्रॉम चाइना टू कंट्रीज लाइक इंडिया, टू कंट्रीज लाइक वियतनाम, मलेशिया, टू द डेवलपिंग कंट्रीज। सैमसंग ने बहुत हेविली इन्वेस्ट करा इंडिया में, मेकिंग इट अ हब फॉर स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर बेस भी बहुत है ना, स्मार्टफोन्स का, सैमसंग के फोन्स का कंज्यूमर बेस भी बहुत है, तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज अवेलेबल है जहां पे कंड्यूसिव बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग को। दूसरी बात, यहाँ पे कंज्यूमर बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2023 में इंडिया का जो पीएलआई है, इंडिया का जो पीएलआई स्कीम था, दैट अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंपनीज लाइक इंटेल एंड माइक्रोन टेक्नोलॉजी फॉर सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, पोजिशनिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना's डोमिनेंस इन द टेक सप्लाई चेन्स। राइट, इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर है जेनरिक ड्रग्स का और एपीआईज का। कोविड पैंडेमिक के दौरान वेस्टर्न नेशंस रियलाइज देयर ओवर रिलायंस ऑन चाइना फॉर द एपीआईज एंड द मेडिकल सप्लाईज। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने तब से सपोर्ट करा है इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को और अपने सप्लाई चेन्स को भी डाइवर्सिफाई करा है। एग्जांपल, अमेरिका का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज फंडेड प्रोजेक्ट्स टू बूस्ट इंडियाज एपीआई प्रोडक्शन। देन इंडिया फार्मास्यूटिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो इंडिया इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द एमएसपी, द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पैक्स सिलिका अलायंस, जो कि अभी रिसेंटली बना था, पैक्स सिलिका अलायंस व्हिच वाज लेड बाय अमेरिका। मिनरल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसिंग में, इनोवेशन टेक्नोलॉजीज में इंडिया को इंक्लूड किया जा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स में, एक्सट्रैक्शन में, प्रोसेसिंग में, रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन फैसिलिटीज में आने में इंडिया को इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सके। देन टीटीसी, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, 2022 में स्टैब्लिश हुआ था, ईयू इंडिया टीटीसी, जो कि फोकस करता है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज में, ग्रीन एनर्जी में, सप्लाई चेन रेजिलियंस में, टेलीकम्युनिकेशन, 6G एटसेट्रा। और जहां तक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन की बात है, वहां पे पहले तो क्वाड आ जाता है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के बीच में क्वाड के बारे में बात करी है। आईसीईटी आ जाता है, ये एक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एक अग्रीमेंट है, फ्रेमवर्क है, जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था। अब लेकिन इसके बारे में ज्यादा अभी बातचीत नहीं हो रही है, ये लॉन्च किया गया था जो बाइडेन के द्वारा। ऑलराइट, देन सो ये सब बातें आ जाती हैं कंक्लूजन में। इन कंक्लूजन, वेस्ट का जो पिवट है टुवर्ड्स इंडिया, मोर सो इन द बाइडेन ईयर्स,
This is a strategic recalibration which was aimed at mitigating overdependence on China in both economic and geopolitical arenas. इंडिया का जो एक्सपैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, जो डेमोग्राफिक एडवांटेजेस हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, दिस इज मेकिंग इट अ वेरी वेरी क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव इन द ग्लोबल सप्लाई चेन्स. ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का इवॉल्विंग डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ. अब यहां पे एससीओ नहीं आया, यहां पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में पूछा गया है. ठीक है, इन द डोमेन ऑफ डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस. अब देखो यहां पे तो पहले सेंट्रल एशियन रीजन में कौन सी कंट्रीज आती हैं, द 5 स्टार्स, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, और जो CARs यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज, दे सिट एट द क्रॉसरोड्स ऑफ यूरेशिया. ऑलराइट, तो आपका ये सेंट्रल एशिया है. राइट, देन आपका यूरेशियन रीजन आ जाता है, कॉकेकस रीजन आ जाता है, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, ये आपका कॉकेकस रीजन आ जाता है. देन आपका कैस्पियन सी आ गया, देन आपका टर्की आ गया, ब्लैक सी आ गया. तो देयरफॉर अगर हम लोकेशन ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, सो दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल लोकेशन. और इंडिया का ट्रेड इस रीजन के साथ बहुत ज्यादा था हजारों साल पहले, लेकिन अभी वो ट्रेड इंटीग्रेशन बहुत कम है. बॉडी ऑफ द आंसर डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, ये 3 डायमेंशन हमने देने. तो डिप्लोमैटिक डायमेंशन में आपने कनेक्ट एशिया पॉलिसी के बारे में बात करनी है. 2012 में कनेक्ट एशिया पॉलिसी बनाई गई थी. ठीक है, इसके बारे में हमने बात करनी है. कनेक्ट एशिया पॉलिसी का हॉलमार्क था कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, कमर्स, ये सब बढ़ावा देना है. देन अगेन ये पॉलिसी को रखा गया, लेकिन इस पॉलिसी के ऊपर ज्यादा कुछ मंथन नहीं किया गया. 2015 में मोदी जी ने पांचों के पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज को एक साथ टूर किया. ये बहुत अच्छी बात थी, पहली बार ऐसा हुआ था कि पांचों कंट्रीज को एक ही दौरे में टूर किया गया है. 2022 में पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुआ था. ये इमीडिएटली आफ्टर द कैप्चर ऑफ अफगानिस्तान बाय तालिबान के बाद हुआ था, बिकॉज like Central Asian countries are also very much concerned about the stability in Afghanistan because of the proximity and the distance Afghanistan has with the Central Asian countries. Then India Central Asia dialogue with the latest meeting in 2024 has become a very important platform जहां पे ट्रेड, सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करने की बात करी जा रही है. कल्चरल डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Right, initiatives like the ICCR promoting exchanges through yoga, language programs, academic ties, etc. Defense exercises हमारी बहुत है Central Asian countries के साथ. The CARs, they value India's non-hegemonic approach as seen in their support for India's bid for having a UNSC seat as well. Economic dimension में trade हमारा $3 billion का है 2023 में, which is much less than as compared to almost $90 billion का trade which China has with the Central Asian countries. Important sector यहाँ पे energy, pharmaceuticals और IT. कजाकिस्तान सप्लाई करता है यूरेनियम इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी नीड्स के लिए. इंडियन कंपनीज उज्बेकिस्तान के टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. इंडिया ने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है फॉर द सेंट्रल एशियन रीजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि 2022 में अनाउंस करे गए थे. ऑलराइट, देन अगेन इंडिया की इन्वेस्टमेंट ईरान के चाबहार पोर्ट में, और इंडिया जो पुश कर रहा है INSTC कॉरिडोर को, ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स और इनिशिएटिव्स इज बेसिकली मेंट कि हम कैसे पाकिस्तान को बाईपास करके वाया ईरान कनेक्टिविटी पा सकते हैं विद अफगानिस्तान एंड टू सेंट्रल एशिया. तापी प्रोजेक्ट, दिस वाज स्टॉल्ड बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान. ये काफी एम्बिशियस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था कि तुर्कमेनिस्तान के गैस फील्ड से गैस को लेके आया जाएगा और इंडिया में फाजिल्का में वो गैस को टर्मिनेट किया जाएगा. बट ये जो पूरा ये फाजिल्का इन पंजाब, बट ये पूरा जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, दिस इज स्टॉल्ड बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस शोन बाय पाकिस्तान. स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में स्ट्रेटेजिकली इंडिया सेंट्रल एशियन रीजन को बहुत इंपॉर्टेंट कॉक देखता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन देखता है फॉर द पोस्ट तालिबान 2021 टेक ओवर. And then the region's proximity to Afghanistan is making it a buffer against terrorism, extremism and drug trafficking threats, जो कि डायरेक्टली इंडिया को इम्पैक्ट करता है, मोर सो इन कश्मीर. इंडिया का मिलिट्री बेस इंडिया का जो मिलिट्री बेस है तजिकिस्तान के फारखोर में, वन ऑफ द फ्यू ओवरसीज बेसेस, अंडरस्कोर करता है हमारी कमिटमेंट को टू रीजनल सिक्योरिटी. देन यू हैव एक्सरसाइजेस लाइक दस्तलिक विद उज्बेकिस्तान, काजिन विद कजाकिस्तान, जो कि काउंटर टेररिज्म पे फोकस करते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं. ओके, चैलेंजेस में चाइना का इकोनॉमिक क्लाउड और रशिया का हिस्टोरिकल सिक्योरिटी टाइज थ्रू द फ्रेमवर्क्स लाइक द CSTO, ये ओवरशैडो करते हैं इंडिया के एफर्ट्स को. अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं इंडिया के प्लान्स को. Political volatility, CARs, political volatility in the Central Asian region and India's own connectivity challenges because of hostile neighbors like Pakistan, ये इन hurdles को, challenges को और ज्यादा बढ़ावा करते हैं, aggravate करते हैं. तो इकोनॉमिकली ट्रेड वॉल्यूम्स दे नीड अ मैसिव बूस्ट, बहुत कम ट्रेड है हमारा. डिप्लोमेटिकली हमको अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के ऊपर इन लेटर एंड स्पिरिट वी हैव टू स्टैंड बाय इट, वी हैव टू डिलीवर ऑन कमिटमेंट्स, वी हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट, वी कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज सेंट्रल एशियन रीजन हैड बीन इग्नोर्ड सिंस 1990. जब से सेंट्रल एशियन रीजन गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द USSR,
because more so we were involved in the regional conflicts, we were involved in the neighborhood vis-a-vis Pakistan and China. All right, that also sort of didn't give us that bandwidth कि हम Central Asian countries के साथ engage कर सके. Strategically navigating great power rivalries, specifically between Russia and China and the America, while maintaining strategic autonomy is very, very crucial. Okay, terrorism has become a significant threat to global peace and security. Evaluate the effectiveness of the UNSC CTC and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level. तो 2023 में देखा IMO था और 2024 में हमने देखा UNSC का CTC है. बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन है. इंडक्शन में यहाँ पे हम UNSC के CTC के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एस्टैब्लिश हुआ था एक रेजोल्यूशन के द्वारा, UNSC रेजोल्यूशन के द्वारा आफ्टर द 9/11 अटैक्स. अब इसमें 15 UNSC मेंबर्स आते हैं. CTC मॉनिटर करता है और सपोर्ट करता है मेंबर स्टेट्स को इन इंप्लीमेंटिंग द काउंटर टेररिज्म मेजर्स, जैसे कि क्रिमिनलाइजिंग टेररिस्ट एक्ट्स, फ्रीजिंग टेररिस्ट एसेट्स एंड एनहांसिंग बॉर्डर सिक्योरिटी. और ये काम करता है थ्रू द काउंटर टेररिज्म कमिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट, जो कि कंडक्ट करता है कंट्री असेसमेंट्स को, फैसिलिटेट करता है टेक्निकल असिस्टेंस को और प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को. ये जो CTC है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल रिस्पॉन्सेज टू टेररिज्म, emphasizing prevention, capacity building and adherence to international law as well. And as per the UNSC resolution 1566, terrorism के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं: क्रिमिनल एक्ट्स, इंटेंट एंड पॉलिटिकल और कोर्सिव मोटिव. ये आपने मेंशन करना है डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म में. टेररिज्म एज अ थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. तो आतंकवाद कहां थ्राइव करता है? वहां पे जहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जहां पे गवर्नेंस बहुत वीक है, बॉर्डर एरियाज में, या जहां पे ऑर्गेनाइज क्राइम काफी थ्राइव कर रहा है. 90% आतंकी हमले और ऑलमोस्ट 98% ऑफ द टेररिज्म डेथ्स इन 2023 have occurred in the conflict zone, Sahel region and the sub-Saharan Africa accounting for half of the global terrorism deaths. तो ना हर साल एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आता है, इसको रीड कर लेना. इस साल भी आया है, उसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं उसको भी रीड कर लेना, बिकॉज टेररिज्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का. Terrorist groups, they have increasingly harnessed advanced technologies including encrypted communication, social media, AI, ताकि radicalize किया जा सके, recruit किया जा सके, attacks coordinate किया जा सके, which has made आतंकवाद more decentralized. आतंकवाद is also fueled by geopolitical tensions and the regional conflicts, जिसका ripple effect देखने को मिलता है neighboring countries में भी. For example, जो हमास का जो अटैक इसराइल के ऊपर है, that has not only impacted the situation in Israel and Palestine but also the neighboring West Asian region. आतंकवाद का एक डिस्प्रपोर्शनेट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, which is designed to instill fear and disrupt social cohesion, which also amplifies its threat to global stability. Even though armed conflict and homicide is causing more deaths, terrorism ability to traumatize societies makes it more uniquely destabilizing. Then evaluation of the efforts by the UNCTC and associated bodies. तो global framework for counter terrorism, ठीक है, इसमें यहाँ पे हम इसको evaluate करेंगे. यहाँ पे we'll talk about this ये जो CTC है countering the terrorism वाला, ये this has been established through a robust normative framework through resolution 1373, जो कि mandate करता है states को कि वो terrorism को criminalize करेंगे, terrorist assets को freeze करेंगे, safe havens को prevent करेंगे और border security को enhance करेंगे. ये legally binding resolution है which has driven 193 member states to align domestic laws with international standards. Then CTC का facilitation of anti-money laundering and counter-financing of terrorism measures has led to 120 countries strengthening the financial oversight by 2023, thereby disrupting the funding networks of groups like the ISIS, which saw a 30% reduction in the illicit financial flows in the Middle East. Then capacity building and technical assistance. तो ये जो capacity building के लिए जो बनाया है, CTED करके जो नेटवर्क बनाया है, ये 2004 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर रेजोल्यूशन 1535, जो कि कंट्री विजिट्स कंडक्ट करता है और गैप एनालिसिस को वेरीफाई करता है ताकि कंप्लायंसेस को नोट डाउन किया जा सके और रेकमेंड करता है कि क्या क्या सोल्यूशन होने चाहिए. इसमें टेक्निकल असिस्टेंस को फैसिलिटेट किया गया है इन एरियाज लाइक बॉर्डर मैनेजमेंट, लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग एंड जुडिशियल कैपेसिटी. एंड देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अगेन इंटरपोल के जरिए, FATF के जरिए और बाकी जो रीजनल बॉडीज हैं उनके जरिए ये जो CTC है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी प्रमोट करता है. All right, limitations and challenges में पहला, there is lack of universal definition of terrorism. Then there is a resource crunch. As per the 2023 CTED report noted, 80 countries have struggled with inadequate funding for counter-terrorism infrastructure, which is undermining global efforts. Then geopolitical division within the UNSC. Permanent UNSC members जिनके conflicting interest हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ये हमेशा अपनी वीटो पावर्स का यूज करके डिसाइसिव एक्शन को स्टॉल कर देते हैं. Alright, for example, रशिया का रेजिस्टेंस टू द CTC-led investigation into the Syria's post-Assad regime in 2024, HTS, delayed coordinated responses to the jihadist splinter groups risking regional destabilization, then over-reliance on the state compliance,
सीटीसी रिलाय करता है स्टेट्स के ऊपर कि वो अपने आप को सेल्फ रिपोर्ट करें, मेजर्स को इंप्लीमेंट करें, जिसके कारण अनइवन एनफोर्समेंट होता है, राइट। So CTC का effectiveness is very evident in its role as a global coordinator, reducing terrorism, reducing the deaths related to terrorism in countries like Iraq, 99% कम हुआ है since 2007, and also fostering frameworks which has disrupted groups like the ISIS, which had seen a 20% decline in global attacks from 2022 to 2024. लेकिन इसका impact curtail होता है by the geopolitical divisions, by the resource crunch, and also lack of cohesive strategy at the UNSC. Okay, then questioner discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and energy flows. That is one part. Further also discuss कि ये relationship कैसे affect करता है इंडिया के maritime security और regional stability को amidst the international competition. तो पहले तो मालदीव्स की लोकेशन की बात आ जाती है इंडियन ओशन में, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पास करते हैं, राइट। वेरी क्रिटिकल फॉर सिक्योरिंग द ग्लोबल ट्रेड रूट्स, एनर्जी फ्लोज एंड द रीजनल इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन। इसकी प्रॉक्सिमिटी टू इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स एंड चोक पॉइंट्स एनहांस करते हैं इंडिया की एबिलिटी को टू मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट द $10 ट्रिलियन ट्रेड एंड 70% ऑफ द एनर्जी इंपोर्ट जो कि इस रीजन से आ रहे हैं। मालदीव्स में 26 अटॉल्स हैं stretching across 90,000 square kilometers of the Indian Ocean. They are lying along the major shipping routes connecting Asia, the Middle East and the Europe. ये लोकेशन अपने आप में इसको लिंचपिन बनाता है इंडिया के मैरिटाइम स्ट्रैटेजी के लिए और रीजनल डोमिनेंस इन साउथ एशिया के लिए। Located just 70 nautical miles from India's Lakshadweep Islands and 300 nautical miles from Indian mainland, Maldives is within India's immediate maritime neighborhood. Proximity enhance करता है इंडिया की ability को to project power and monitor activities in the Indian Ocean region, which is a very important theater for global trade. Maldives has become a battleground for India-China competition, जहां पे चाइना का BRI is seeking to expand its footprint through infrastructure investment. इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और जो सागर पॉलिसी है वो एम्फसाइज करती है कि कैसे हम अपने टाइज को डीपन कर सकते हैं विद द इंडियन ओशन कंट्रीज लाइक मालदीव्स। ऑल्सो साथ के साथ हम चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के आइडिया को कैसे डोमिनेट कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। तो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट पे चोक पॉइंट कंट्रोल आता है। मालदीव्स इज वेरी नियर टू द चोक पॉइंट्स लाइक 8 डिग्री चैनल and 1.5 डिग्री चैनल। कई सारे टैंकर्स यहाँ से पास करते हैं विच आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल्सो टुवर्ड्स वेस्ट एशिया। पायरेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात आती है। स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट, हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट था इंक्लूडिंग 2024 में जो रिन्यूअल ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशन था दैट अलाउड access to the Maldivian ports and the airfields, enabling India to monitor and respond to threats. Now, ये question 2024 में आया, not a surprise because a lot was happening between India and Maldives since 2023 since the return of Mohammed Mizu. I'm sure आपको पता होगा कि एंटी इंडिया एक इंडिया आउट कैंपेन मालदीव्स में चला था। Then Modi ji had also gone I think back in 2023 to Lakshadweep Islands and he had encouraged people that why don't you go to Lakshadweep और अंडमान निकोबार rather than going to Maldives because हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मालदीव्स की इकोनॉमी को by sending in more tourists. So therefore ये जो 2023-24 में जो थोड़ा एंटी इंडिया रिटोरिक और इंडिया आउट कैंपेन मालदीव्स ने चलाया था और जो मोहम्मद मीजो का जो बहुत एक हाई ऑक्टेन जो रिटोरिक था अगेंस्ट इंडिया दैट ऑल्सो हम्बल डाउन because Maldives also realized that at the end of the day we have no option but to be dependent upon the neighbor India and therefore we need the cooperation of India for many of the things, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चाइना के एनर्जी एम्बिशंस की बात हो, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स इन द मालदीवियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि $200 मिलियन का सेनामाले ब्रिज दैट आल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट द पोटेंशियल डुअल यूज फैसिलिटीज व्हिच कुड सपोर्ट द चाइनीज नेवल ऑपरेशंस। इंडिया काउंटर करता है इसको थ्रू प्रोजेक्ट्स लाइक द $500 मिलियन द GMCP फंडेड इन 2023 टू मेंटेन इकोनॉमिक लेवरेज एंड सिक्योर एनर्जी रूट्स। देन रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है वहां पे ऑफशोर विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स के जरिए। ऑलराइट, देन कंक्लूजन में चैलेंजेस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करेंगे, चाइना के इकोनॉमिक इनरोड्स की बात करेंगे, चाइना का जो डेट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट मॉडल है जिसने मालदीव्स की सरकार को 2013 से लेकर 2018 में काफी ड्राइव इन किया था टुवर्ड्स चाइना। That was a period under President Yamin when Chinese loans funded major projects. 2023 का election of Mizu, initially critical of India's military presence, raised concerns. Though his 2024 visit to India signaled a very pragmatic, a practical return to Indian-centric policies. तो 2023 का इलेक्शन जीतने के बाद मोहम्मद मिजो ने कहा था कि हमको इंडियन सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर आपने हमको दिए हैं इसको भी वापस ले लो, 75 to 80 सिपाही आपके हमारे सॉइल पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मालदीव्स की जमीन को आपका बेस नहीं बनने देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगेन सूनर और लेटर ही केम बैक टू दैट प्रैक्टिकल रियलिटी। इंडिया चोज टू स्टे साइलेंट, इंडिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इंडिया को पता था कि मालदीव्स विल कम बैक बिकॉज
It is Maldives which needs India more. We are also very happy to work with Maldives because Maldives has a very important location geographically. But in this relationship, the power balance is tilted towards India because it's Maldives who needs India more than India needing Maldives. Domestic instability, ऑलराइट, देन यहाँ पे वही इंडिया आउट कैंपेन की बात आती है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की बात आती है, राइजिंग सी लेवल्स इज थ्रेटनिंग लो लाइंग आइलैंड कंट्रीज लाइक मालदीव्स व्हिच कैन पोटेंशियली डिसरप्ट द स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी। इंडिया का जो $100 मिलियन का एड है फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस इन 2024 वो इस जरूरत को भी हाईलाइट करता है। ओके, देन क्वेश्चन है देन लास्ट क्वेश्चन है 2024 का, इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। देखो, इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप की बात हो रही है, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के लिए क्वेश्चन 2021 में आया था। ऑलराइट, अभी जो डिजिटल पार्टनरशिप है ये इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के दायरे में ही ये लेबल करा गया था, ऑल्दो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2015 के बाद नहीं हुआ है, वो अब होगा 2026 में। ठीक है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात आती है, वहां पे साउथ साउथ पार्टनरशिप की बात आती है, कोई चैरिटी नहीं है जैसे वेस्टर्न एड फ्रेमवर्क्स हैं। इंडिया की एंगेजमेंट इज एक्सप्लिसिटली नॉन प्रिस्क्रिप्टिव। इंडिया टेक्नोलॉजी को शेयर करता है ऑन डिमांड, जो कि रिस्पेक्ट करता है अफ्रीकन नेशंस के पॉलिसी सॉवरेनिटी को। इंडिया का जो ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती प्रोजेक्ट ऑफर है, ये प्रोजेक्ट जो है ये ऑफर करता है टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन टू 1 लाख अफ्रीकन बेनिफिशियरीज। अफ्रीकन यूनियन का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी है वो भी अलाइन करता है इंडिया के यूपीआई और डिजिटल और डिजी लॉकर फ्रेमवर्क्स के साथ। तो ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डीपीआई है, दिस इज समथिंग जिसके बारे में बहुत बात करी गई थी इंडिया के G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान भी, और बहुत सारे कंट्रीज इनफैक्ट वांट टू अडॉप्ट दिस डीपीआई मॉडल ऑफ इंडिया। और अफ्रीकन कंट्रीज को भी हम सपोर्ट करना चाहते हैं बिकॉज अफ्रीकन कंट्रीज में भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी चैलेंज काफी रहता है। ऑलराइट, सो यू कैन क्विकली रीड दिस आंसर। यहाँ पे काफी टेक्निकल बातें मेंशन करी हुई हैं, यहाँ पे कुछ एनालिटिकल बातें नहीं है, इसको आप रीड कर सकते हैं। विद द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज बिकमिंग द साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म। ओके, तो ये मेरे ख्याल से 2025 का है। जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, दिस इज 2025, ये 2025 का है। ओके, दिस इज 2025। अरे ये पेन को क्या हो गया? ओके, 2025 का ये क्वेश्चन है। With the waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism. देखो, जो post-Cold War liberal order है, that is characterized by open trade, multilateral institutions, and the retreat of hard sovereignty. In its place, sovereign nationalism ये resurging हो रहा है। States अपने territorial ambitions को, territorial control को reassert कर रहे हैं, इकोनॉमिकली इनवर्ट जा रहे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं जैसे कि अमेरिका कर रहा है, सिविलाइजेशन के साथ आइडेंटिटी और ज्यादा डीपन कर रहे हैं रादर देन सेइंग कि हम ग्लोबल सिटीजंस हैं, और ग्लोबलाइजेशन का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एविडेंस ऑफ विनिंग ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड में ग्लोबल ट्रेड टू जीडीपी रेशियो पीक्ड एट 61% एंड दिस हैज स्टैग्नेटेड। WTO का जो दोहा राउंड है हैज बीन डेड सिंस 2016। देन फाइनेंस में पोस्ट 2008 क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज दे हैव फॉलन डाउन शार्पली। स्विफ्ट सिस्टम में से रशिया को एक्सक्लूड करना ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड द वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। माइग्रेशन में एंटी इमिग्रेशन पॉलिटिक्स और एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज, चाहे वो अमेरिका में हो या चाहे वो हंगरी में हो या चाहे वो यूके में हो, ये लेबर मोबिलिटी को भी इंपैक्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी में द ग्लोबल इंटरनेट इज स्प्लिंटरनेटिंग। चाइना का ग्रेट फायरवॉल, ईयू का जो जनरल डेटा प्राइवेसी रूल्स है, इंडिया का डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसीज, ये सिग्नल करते हैं टेक्नोलॉजिकल डी ग्लोबलाइजेशन, व्हिच इज नॉट रॉन्ग बिकॉज आप लोगों के पर्सनल डेटा और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, बट दैट वेरी आइडिया कि इंटरनेट इज मेकिंग और इंटरनेट इज एडिंग ग्लोबलाइजेशन, उस आइडिया को भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। राइज ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म, तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म में यूएस चिप्स एक्ट की बात हो या इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट की बात हो, डेलिबरेटली बनाए गए थे ताकि सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन को रीशोर किया जा सके, ताकि कंपैरेटिव एडवांटेज लॉजिक को अबैंडन किया जा सके। टेरिटोरियल असर्शन चाइना का हो, रशिया का हो, तुर्की का हो, हमारे सामने देखने को मिल रहा है। सिविलाइजेशन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मोदी जी का विश्वगुरु कहना नैरेटिव, एर्दोगन का पैन तुर्किक रिवाइवल कहना, जी जिनपिंग का चाइनीज ड्रीम को इन्वोक करना, ये सब क्या कर रहा है? सिविलाइजेशनल डिस्टिंक्टिवनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है अगेंस्ट द वेस्टर्न लिबरल यूनिवर्सलिज्म ऑर्डर। देन राइज ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म, मल्टीलेटरल रिट्रीट की बात करें, अमेरिका एग्जिट कर रहा है फ्रॉम WHO, पेरिस एग्रीमेंट, द TPP, ब्रिक्स का एक्सपेंशन एज एन अल्टरनेटिव टू G7, ये सब क्या कर रहा है? दिस इज सिग्नलिंग वीकनिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर सेट बाय अमेरिका पोस्ट 1945। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशनल फेलियर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एग्रीगेट वेल्थ बड़ा है, वेजेस आर स्टैग्नेटेड फॉर द मिडिल क्लास।
स्पेसिफिकली सो इन द डेवलप्ड नेशंस। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हुई हैं कोविड के बाद। फ्रेजिलिटी ऑफ सिंगल सोर्स सप्लाई चेन, फॉर एग्जांपल 90% एपीआईज चाइना से या इंडिया से आ रहे थे, which also prompted the logic of strategic autonomy policies for the other countries के सप्लाई चेन एक या दो देशों में कंसेंट्रेट करने का फायदा नहीं है। द लेजिटिमेसी क्राइसिस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, IMF और वर्ल्ड बैंक का कंडीशंस एंड द WTO का डिस्प्यूट मैकेनिज्म, इंक्रीजिंगली दे आर बीइंग सीन एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेस्टर्न हेजेमनी एंड नॉट न्यूट्रल आर्बिट्रेशन। इंडिया नेविगेट करता है इस पैराडॉक्स को कैसे? बाय परस्यूइंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रिजेक्टिंग द RCEP, developing the PLI schemes, simultaneously deepening its engagement with Quad, with G20, with BRICS, with the SCO. Challenge क्या है? Challenge is to benefit from selective globalization. हम एंटी ग्लोबलाइजेशन या लेस ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहते हैं, हम सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन चाहते हैं। तो सॉवरेन नेशनलिज्म एक टेम्पररी एबरेशन नहीं है, बट एक स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स है ग्लोबलाइजेशन के अनइवन डिविडेंड्स का। दुनिया डी ग्लोबलाइज नहीं कर रही है, बट री ग्लोबलाइज कर रही है, लेकिन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पे? नेशन स्टेट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पे। सो एक मैनेज्ड सिलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्शियस वर्जन वर्सेस सॉवरेनिटी इज अ नॉन नेगोशिएबल। रूल्स बेस्ड ऑर्डर हैज टू बी अडॉप्टेड और बिकम इररेलेवेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड दिस इज लिंक्ड विद इंडियाज ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट। हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज इन द कमिंग ईयर्स? ठीक है, नाउ एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि इसको डिफाइन कर सकते हैं एज अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्सेज एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ये इनविजिबल थ्रेट है व्हिच इज रनिंग थ्रू इंडियाज डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर। इंडिया इज इंपोर्टिंग मोर देन 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल की जो नीड्स है व्हिच इज अराउंड अबाउट 12.5-13 लाख करोड़ फ्रॉम, एंड मिडिल ईस्ट जो है दैट इज सप्लाइंग ओवर 60% ऑफ दिस एनर्जी नीड। So energy is not merely an economic variable, but एक strategic imperative है which is shaping alliances, trade corridors, and even the choices of a diaspora. Saudi Arabia और UAE together they supply 30% of India's crude oil. रशिया का जो discounted crude है after the sanctions in 2022 has risen to 40% of the imports. कहाँ हमारा रशिया के साथ ट्रेड 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का था, आज 70 बिलियन डॉलर का हो चुका है। हमारा लगभग 90 लाख का डायस्पोरा जो गल्फ में है वो लगभग 40 बिलियन डॉलर्स प्लस का रेमिटेंसेस यहां पे भेजता है, which creates a people to people energy diplomacy feedback loop as well. I2U2 फ्रेमवर्क एक्सप्लिसिटली इंटीग्रेट करता है क्लीन एनर्जी को इन्वेस्टमेंट को। फॉर एग्जांपल 2 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट जो फूड पार्क्स में यूएई ने किया है इंडिया में। इंडिया मिडिल ईस्ट एनर्जी नेक्सस करंट लैंडस्केप, हमारा जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है एट विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, पदूर, इसमें अभी सिर्फ 9 से 10 दिन का कंजम्पशन का हमारे पास स्टॉक है, which is much below जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मैंडेटेड 90 डे बेंचमार्क है। तो ये अपने आप में क्या करता है? सप्लाई शॉक वल्नरेबिलिटी एक्सपोज करता है। Now, integration with foreign policy trajectories. Number 1, diversification as diplomatic strategy. हमको अपना रशिया इंडिया एनर्जी कॉरिडोर को भी डीपन करना है। एट द सेम टाइम वी कैन आल्सो एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव्स बाय बोटिंग ऑयल फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज लाइक युगांडा, मोजाम्बिक, सेंट्रल एशियन कंट्री से भी हम ऑयल एंड गैस रिजर्व्स लेके आ सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, लैटिन अमेरिका से कर सकते हैं। सो व्हाई टू बी डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन ब्लॉक्स ओनली? ये जो क्राइसिस अमेरिका और ईरान के बीच में देखने को मिल रहा है, दैट इज आल्सो मेकिंग अस रियलाइज that why have we put all our eggs in one basket? Why only West Asia? Why cannot we import more oil from Central Asia, from Africa, from Latin America, and more so from Russia? अभी तो हमको वेवर भी मिला था रशिया से कि आप ऑयल मंगा सकते हैं जब तक ये लड़ाई चल रही है। क्लीन एनर्जी एज फॉरेन पॉलिसी कैपिटल। देखो हमारा जो ISA अलायंस है which was co-founded by with France, ये पोजीशन करता है इंडिया को एज अ ग्रीन एनर्जी लीडर विद 120 मेंबर कंट्रीज। ये सॉफ्ट पावर है विद हार्ड एनर्जी पे ऑफ्स। हाइड्रोजन डिप्लोमेसी, इंडिया का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो टारगेट करता है 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन बाय 2030। एक्सपोर्ट पार्टनरशिप विद जापान, साउथ कोरिया एंड द EU इज कन्वर्टिंग एनर्जी इंफ्रा इनटू स्ट्रेटेजिक लेवरेज। क्लीन एनर्जी एज अ फॉरेन पॉलिसी कैपिटल, हमने G20 की प्रेसिडेंसी में भी क्लीन एनर्जी को बहुत प्रमोट किया था, एंड ऑब्वियसली दिस इज बिकम वेरी फैशनेबल टू प्रमोट द आइडिया ऑफ ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, एंड ऑल्सो लीडिंग द वॉइस फॉर द डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की उनकी नेसेसिटीज क्या है एनर्जी ट्रांजिशन में। एंड देन मिडिल ईस्ट में सेपा अग्रीमेंट हुआ है दुबई UAE के साथ। सो बियॉन्ड ऑयल टू मल्टी डोमेन एंगेजमेंट। तो UAE के साथ अगर हमने सेपा साइन किया, सो दैट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द ऑयल इंपोर्ट टैरिफ्स, दैट विल आल्सो बी विटनेस्ड इन एक्सपैंडेड इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी, इन ऑटोमोबाइल्स, इन डेटा सेंटर्स, इन फिनटेक, जो कि सिग्नल करेगा पोस्ट ऑयल रिलेशनशिप को। इंडिया सऊदी का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल 2019 में है, जो कि फूड सिक्योरिटी को भी ऐड करा है, डिफेंस को, डिजिटल इकोनॉमी को भी ऐड करा है, इंश्योरिंग दैट द रिलेशनशिप इज सर्वाइविंग एन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये सब बातें आ जाती हैं। Alright, next up is reform process in the UN remains unresolved because of the delicate imbalance of East and the West and entanglement of USA versus Russo-Chinese alliance.
यानी कि रिफॉर्म प्रोसेस इन द यूएन remains unresolved and also stalled because of the delicate imbalance of the east and the west. East as in like हम बात कर रहे हैं एशिया की and west की, and also entanglement, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रशिया और चाइना का जो अलायंस है. Examine and critically evaluate the east-west policy confrontation in this regard. तो इंट्रोडक्शन में पहले तो हम बता देंगे यूएन दैट वाज बोर्न फ्रॉम द एशेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 1945, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, व्हिच इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग. P5 वीटो, कोल्ड वॉर का जो आर्टिफैक्ट हैज बिकम बोथ द गारंटर ऑफ ग्रेट पावर एंटैंगलमेंट एंड आल्सो द सिंगल ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. As geopolitical fault lines are hardening between the American-led West and the Russia-China axis, UN reform has become a theater जहां पे systematic rivalry is playing out in slow motion. Security Council expansion. UNSC में 15 मेंबर्स हैं, राइट? 10 परमानेंट, आपके 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं. G4 में इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील हैं, जो कि डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए. अफ्रीका के 54 नेशंस में 0 परमानेंट रिप्रेजेंटेशन है. तो एक एजुलविनी कंसेंसस हुआ था कि जहां पे 2 परमानेंट अफ्रीकन सीट्स तो हों इस यूएनएससी में. वीटो रिफॉर्म की बात करें, रशिया ने अपने वीटो को 120 से ज्यादा बार यूज करा है सिंस 1945. अमेरिका ने 80 से ज्यादा बार यूज करा है. ये जो वीटो इनिशिएटिव है रिक्वायरिंग वीटोइंग P5 to justify the use before UNGA, that is the first crack, but this is non-binding. फंडिंग रिफॉर्म की बात करें, अमेरिका कंट्रीब्यूट करता है 22% ऑफ द रेगुलर बजट और 27% ऑफ पीस कीपिंग. ये फाइनेंशियल लेवरेज जो अमेरिका का है वो उसको वेपनाइज करता है. और अमेरिका बार बार कहता है कि WHO को या जो रेफ्यूजी एजेंसीज हैं या यूनेस्को है उसको मैं नहीं फंड करूंगा. यूनेस्को में तो इनफैक्ट अमेरिका कई बार अंदर बाहर हो चुका है. ग्रीन जनरल असेंबली रिवाइटलाइजेशन, द UNGA passes thousands of resolutions which are routinely ignored. 11 resolutions demanding Israel-Gaza ceasefire since 2023, all non-binding. तो यहाँ पे एक फंक्शनल फेलियर आता है ना, स्ट्रक्चरल फेलियर आता है. ईस्ट वेस्ट कन्फ्रंटेशन, तो यूक्रेन एंड द यूएनएससी पैरालिसिस, ये हमको देखने को मिल रहा है. क्या हो गया है? यूएनएससी ने क्या कर लिया है? यूक्रेन वॉर को तो नहीं रोक पाए हैं, राइट? यूएस चाइना कॉम्पिटिशन ओवर ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर. China has systematically placed its nationals in leadership of UN agencies. Pangliu ICO में है, Council of Agriculture Organization में. Howlin-Zhou टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में है. Kudongwo फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, which is giving it regulatory influence over aviation, telecom and food standards. अमेरिका ने रिस्पॉन्ड करा है by re-engaging multilateralism selectively, rejoining WHO and the Paris Agreement under Biden, but retaining the Trump era WTO appellate body blockade to prevent Chinese friendly trade adjudication. Then US-China competition over global governance architecture. BRI versus the PGII. ये PGII Partnership for Global and Partnership for Global Infrastructure Investment. ये G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव था जो 2022 में इनिशिएट किया गया था. बट अगेन clearly BRI is the winner over here because PGII is not really able to dominate this might of the BRI initiative. तो अगेन यहाँ पे ईस्ट वेस्ट कन्फ्रंटेशन में ये वाली बात आ जाती है. Then UNSC reform, P5 as a veto coalition against change. The paradox of reform, any expansion of the Security Council requires an amendment of the UN Charter under Article 108, जो कि itself require करता है P5 की ratification को, meaning कि जो पांचों के पांचों permanent members हैं, they have to approve any dilution of their own privilege. Why would they want to do that? रशिया सपोर्ट करता है इंडिया के बिड को, चाइना नहीं करता है. चाइना अपोज करता है इंडिया के बिड को, जापान के बिड को अपने हिस्टोरिकल टेंशंस के कारण. ऑलराइट, चलिए इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया ने परस्यू करा है यूएनएससी रिफॉर्म को थ्रू द G4 अलायंस, थ्रू द यूएनजीए डिबेट्स एंड आल्सो बायलैटरल लॉबिंग. मोर देन 130 प्लस नेशंस ऑफ द यूएनजीए आउट ऑफ 193 ये सपोर्ट करते हैं इंडिया के कैंडिडेचर टू हैव अ परमानेंट सीट एट द यूएनएससी. हाउएवर इंडिया मस्ट आल्सो प्रिपेयर फॉर अ वर्ल्ड जहां पे यूएनएससी रिमेन्स अनरिफॉर्म. और इवन अगर इंडिया आ भी जाए यूएनएससी में परमानेंट सीट में तो भी क्या ही हो जाएगा, बिकॉज यूएनएससी इवन एज द ब्लॉक इज नॉट रिजल्टिंग इनटू फेवरेबल आउटकम्स. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स यहां पे हमने ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस बिटवीन 2020 टू 2025. मैंने कोशिश करी कि क्विकली आपके साथ ये मॉडल आंसर्स डिस्कस कर सकूं. इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप अपस्केल विद कुबेर सर में मिल जाएगा. बाकी फ्रेंड्स ये और भी मैराथन सेशंस आते रहेंगे क्योंकि आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं आते हैं. इसी करके हमने ये रिकॉर्डेड डाला है, हमने इसको लाइव नहीं डाला है. लेकिन कल संडे को यानी कि 19 जुलाई को इकोनॉमिक्स के सर धर्मेंद्र सर आपके साथ लाइव मैराथन करने वाले हैं. 2013 से लेके 2025 के बीच में जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मेंस के हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. ऑलराइट, तो स्टे ट्यून्ड. बाकी फ्रेंड्स हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, मेंस के क्रैश कोर्स की बात करें, फाउंडेशन बैचेस की बात करें, प्लीज कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर पे. और मैं एक बार चाहता हूं कि आप
एंगेज करें हमारे फैकल्टीज के साथ। यूट्यूब पे कंटेंट तो आप देख रहे हैं, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे जो डिटेल मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो प्रॉपर होलिस्टिक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं जीएस के बच्चों के लिए, एससीए के कोर्सेज हैं, मेंस के क्रैश कोर्स हैं, सोशियोलॉजी की क्लासेस हैं, पंजाबी लिटरेचर ऑप्शन की क्लासेस हैं, पीएसआर की क्लासेस हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्लीज कॉल करें टोल फ्री नंबर पर, जुड़े हमारे साथ हमारे पेड प्रोग्राम्स में भी। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।